धरनों में इमरान खान के 2014 के धरनों में क्या ISPR से हिदायत आती हैं, आपको मिलती थी हिदायत कवरेज की? ISPR के जरिए और ऐसे ही धमकियां कि ये गेस्ट को बिठाया और वो गेस्ट को बिठाया है, ये उस जमाने में रवाज था। फौजी आमिर आपको लाए? बिल्कुल, और वो सिर्फ मुझे नहीं लाए, वो आपको भी लाए। उस्मान डार का इंटरव्यू भी इसी कमरे में, लेकिन उस्मान डार का इंटरव्यू कैसे हुआ? फौज का क्या किरदार? जन बाजवा ने आपको गद्दार भी कहा था। आपके सामने कहा था। क्यों कहा था? पूरी दुनिया, पूरी लाइफ इमरान खान के पीछे, एक मौका इमरान खान आपके पीछे भागे नंगे पांव। इमरान साहब भागे, मैं तो परेशान होगा। मैं कहा इमरान खान तो किसी की जात को ना पूछें। एक खातून एंकर ने आपको इमरान खान की शिकायत भी लगाई थी। ये तो बड़ा पर्सनल मैटर है, इस पर मैं डिस्कस नहीं करूँगा। वो सवाल पूछूं कि ना पूछूं जो एक खातून एंकर रात को 1:30 बजे आपको होटल आ गई? नहीं, मेरे पास ऐसी कोई एंकर नहीं है। भट्टी साहब खुदा का खौफ करे, शादी आपकी दूसरी हो चुकी है, लेकिन आपका ना नशा नहीं उतरना दिमाग से। लो जी मेरे बहनों ते पिराओ, ख़वातीनो हजरात, मेरा पहला पॉडकास्ट और जिसके साथ कर रहा हूं उसका भी पहला पॉडकास्ट बाकायदा। क्या कमाल का आदमी है, मेरी जिंदगी में बड़ा अहम किरदार है बहुत सारी चीज़ों पे और ज़्यादातर नेगेटिव चीज़ों पे, और लेकिन कमाल का आदमी है। फिल्म बनाई, किताब लिखी, कॉलेज में पढ़ाया, सुपरस्टार का बेटा और सुपरस्टार खुद भी, और मेरे शोबे का सुपरस्टार, मोस्ट चार्मिंग फेस जिसे मैं देखकर हमेशा जेलस होता हूँ, मेरा यार दिलदार कामरान शाहिद। भट्टी साहब बहुत शुक्रिया, इन अल्फाज का मीन्स अ लॉट। कैसा लग रहा है? कभी सोचा था कि आपको इंटरव्यू दूंगा? ये सोचा तो वाकई कभी नहीं था कि ये दिन भी आएंगे मेरे। लेकिन आपको भी इंटरव्यू ही अरूज, आज ही अरूज। इंटरव्यू वैसे मेरी डोमेन ही नहीं है, क्योंकि कैसा लग रहा है आज उस तरफ बैठ के? एक्चुअली आपके साथ बात करना अच्छा लग रहा है। बता, मेरा ये जस्ट नॉट माय कप ऑफ टी। इंटरव्यूज दूं मैं? क्यों इंटरव्यू दूं? कौन सा ऐसा टी? अच्छा, मैंने कभी भी नहीं देखा आपको दूसरे प्रोग्रामों में, और बहुत सारी जब हमारी डिस्कशन होती है तो आपको कहते हैं कि मुझे अपनी चेयर अच्छी लगती है। क्यों? सर, अब अपनी जगह पे ना बैठा हुआ मैं ज़्यादा अपनी नज़रों में जचता हूँ, और दूसरी जगह पे जाके बैठना पता नहीं शुरू से पसंद नहीं। तो फिर ये है कि जो मेरे बड़े भाई हैं मियां आमिर साहब, उनके भी यही ख्यालात हैं। वो कहते हैं वो मुझे कहीं देखना नहीं चाहते किसी और स्क्रीन पे। तो उनके जज्बात और मेरे जज्बात को मिलाया जब मैंने, तो फिर ये है कि मैं कहीं जाना नहीं। तो आप तो एक सेक्शुअल केस है कि मियां आमिर साहब ने आपको कह दिया कि ठीक है आप कर लें इंटरव्यू। अदरवाइज कोई और होता तो उन्होंने मुझे इजाज़त ही नहीं दी। मुझे इजाज़त ही नहीं है, बड़े भाई की तरफ से इजाज़त नहीं है, और मेरा अपना भी दिल नहीं चाहता कि दुनिया न्यूज़ की स्क्रीन के अलावा कहीं बैठूं। कितना अरसा हुआ है? सर 12 साल हो गए हैं, लेकिन लगता है ऐसे कि पता नहीं कितने अरसे का साथ है। दुनिया चैनल से बढ़ के मियां आमिर साहब का जो साथ है। और आपने शुरू किया PTV से? PTV न्यूज़ से जी। मुशर्रफ साहब की वजह से मैं जर्नलिज्म में आया, अगर देखा जाए तो। मैं तो आई वाज टीचिंग एट गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी। डिक्टेटर फौजी आमिर आपको लाए? बिल्कुल, और वो सिर्फ मुझे नहीं लाए, वो आपको भी लाए, वो आपके चैनल जियो को भी लाए, वो एयर वाई न्यूज़ जो आपका फेवरेट और आपका नजरियाती चैनल, उसको भी लेके, हम तो बहुत बाद में आए। तो वो इन सबको लेकर आए हैं, और ही वो बाप है प्राइवेट मीडिया के पाकिस्तान में। तो उनको बाप के तौर पे रिस्पेक्ट देनी चाहिए। जितने एंकर्स हैं इन सबको, ये ना शुक्र है वैसे तो मेजोरिटी ऑफ देम, लेकिन मैं तो आई एम ग्रेटफुल टू। लाखों लोगों का रोजगार जो है लगा हुआ है, क्योंकि मुशर्रफ साहब वॉज लिबरल, और उनमें इतनी जुर्रत थी कि वो प्राइवेट मीडिया क्रिटिसिज्म सह सकें, जो बेनज़ीर साहिबा और नवाज शरीफ साहब में नहीं थी, क्योंकि उनके दौर में प्राइवेट मीडिया इंडिया में आ चुका हुआ था 90s के अंदर, ZTV वगैरह। लेकिन इन लोगों की कभी जरूरत नहीं हुई कि ये प्राइवेट मीडिया को पाकिस्तान में इंस्टॉल करें। हालांकि डेमोक्रेट्स इलेक्टेड थे, ये दोनों जिनके मैंने नाम लिए हैं, दोनों साहिबान जो है। और इन्होंने तो, मुशर्रफ साहब के दौर में तो PTV न्यूज़ इतना आज़ाद था कि मुझे जैसा बंदा हर तरह का सवाल गवर्नमेंट से करता था और उनको पूछने वाला नहीं था। मुशर्रफ साहब से भी टफ तरीन सवाल हुआ करते थे। मेरा अपना शो जो उनके साथ है वाले सदर से, वहाँ लोगों को उड़ा कर रख दिया करते थे। सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन कई दफ़ा कहते थे कि सर इसका जवाब ला दे, मुशर्रफ साहब कहते नहीं मैं दूंगा जवाब इसका। तो yes, he was a dictator, but he was more democratic than our original democratic leaders in this country. वैसे आपको कभी ये अजीब सा नहीं लगता कि हम वो एक फैशन के तौर पर वो फौजी आमिर है फलां है, फौजी आमिरों से हम बज़ाहिर बड़ी उनके खिलाफ बातें करते हैं, लेकिन फौजी आमिरों की जो निशानियां हैं
एक तो उनको हम सर पे बिठाते हैं और दूसरा जो उनके अच्छे काम हैं, उनको भूल जाते हैं। एक्चुअली हमारे मुल्क के जो पॉलिटिशियंस हैं उनके साथ इतने बड़े-बड़े स्केलेटन्स हैं कि जब हम कंपैरिज़न करते हैं ना मिलिट्री डिक्टेटर्स का पाकिस्तान में, तो मिलिट्री डिक्टेटर्स अच्छे लगने शुरू हो जाते हैं। ये कहतर जाली सियासत में है। जब कंपैरिज़न बनता है मतलब ऑब्वियसली अगर हमारे पास बड़े अच्छे पॉलिटिकल स्टॉलवर्ट लीडर्स होते, इंदिरा गांधी है या दूसरे लोग हैं, तो कि जिनके मुकाबले में कोई आर्मी चीफ ठहर ही नहीं सकता क्वालिटी वाइज, या कोई डिक्टेटर सोच ही नहीं सकता कि इतनी पॉपुलर गवर्नमेंट को मैं हटा दूं, तो उस तरह का पाकिस्तान में नहीं हो सका। तो वो जब कंपैरिजन में आता है तो हमें मुशर्रफ साहब बड़े, मुझे तो खैर मुशर्रफ साहब ही पसंद है। बाकी डिक्टेटर्स को तो ज़िया उल हक साहब तो मेरे बचपन में जब मेरी आँख पड़ी तो मार्शल लॉ का दौर था, तो उनसे तो खैर उन्होंने तो एक खौफ का माहौल क्रिएट किया हुआ था, तो ही वॉज नेवर माई फेवरेट। अयूब खान साहब जो है वो मेरी पैदाइश से पहले के हैं, तो मुशर्रफ साहब क्योंकि मेरे अय्याम होश में आए हैं जवानी में, तो इसलिए उनके मतलब ज़्यादा मैं जानता हूँ, बेहतर जानता हूँ और बड़ा अच्छा पाया उनको एज अ परवेज़ मुशर्रफ साहब पे बात करनी है, आपसे पूछना है, लेकिन मुझे ज़िया उल हक साहब का आपका ज़िक्र आया तो ज़िया उल हक साहब के खिलाफ फैसला देने वाले मौलवी मुश्ताक साहब, सुना है आप उनकी गोद में खेले हाँ जी, हाँ जी। और बड़ा मेरी जो फूफो है ना, उनकी जो देवरानी है, वो मौलवी साहब की वैसे भांजी थी, मौलवी मुश्ताक साहब की, लेकिन उनकी एडॉप्टेड बेटी भी थी। तो इस वजह से हमारा बड़ा क्लोज़ ताल्लुक था मौलवी मुश्ताक साहब। शाहिद साहब का बड़ा क्लोज़ ताल्लुक है, शाहिद साहब तो रातों-रात उनके साथ बैठे रहते थे और मैंने गन चलानी उनसे सीखी, उनके डैड ने सिखाई मुझे, मौलवी मुश्ताक साहब पे, और मौलवी मुश्ताक साहब से कि जी गोदों में खेला हूँ मैं, नो डाउट अबाउट। तो कोई यादें उनकी, कोई बात? उनसे मैं हमेशा पूछा करता था भुट्टो साहब के केस का, तो एट द एंड उन्होंने एक दफ़ा ये बताया कि दबाव भी बहुत था और केस भी उनके खिलाफ, एविडेंस जो था वो बहुत ज़्यादा था, लेकिन उन्होंने एक दफ़ा ये भी कहा कि उन पे दबाव भी बहुत था। तो ये बड़ी हिस्टोरिक बात थी कि क्योंकि एक जज को दबाव नहीं लेना चाहिए। तो जहाँ दबाव हो जाए वहाँ फिर इंसाफ नहीं होता। तो मेरे वालिद साहब तो वाहिद बंदे हैं जिन्होंने, मौलवी मुश्ताक साहब ने जब उनको फांसी की सज़ा सुबह जिस दिन लिखनी थी, उस दिन रात को जाके मौलवी साहब से सिफ़ारिश की भुट्टो साहब की, शाहिद साहब ने। शाहिद साहब हाँ जी, को गए। रात को गए, उनको उठा दिया जाके रात को 1 बजे, और उनको कहा कि इतनी फ्रैंकनेस थी कि उठा सकते थे रात को, और मौलवी मुश्ताक साहब का तो रोब दबदबा ही बहुत ज़्यादा था, तो फिर भी उनको उठा दिया। तो शाहिद साहब ने उनको कहा कि देखिए आप सुबह जो है ना भुट्टो को फांसी ना लिखिएगा, आप उनको उम्र कैद दे दें। तो खैर मौलवी मुश्ताक साहब बड़े नाराज़ हुए इस बात पे, दी तो उन्होंने फांसी, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ कि मेरे वालिद इतने बड़े भुट्टो लवर थे, वो हमारी, मेरा पहला पॉलिटिकल रोमांस तो पीपल्स पार्टी के साथ था, क्योंकि मेरे वालिद भुट्टो लवर है, आज भी है। तो हमने जब जिस माहौल में वो खोली थी वो प्रो पीपल्स पार्टी माहौल था। तो उन्होंने जो है मौलवी मुश्ताक साहब ने उनको निकाल तो दिया और फांसी दे दी, लेकिन फिर तारीख ने साबित किया कि उनकी फांसी गलत थी, मेरे वालिद साहब की सिफ़ारिश ठीक थी। तो क्या रद्द-ए-अमल था आपका या आपके वालिद साहब का, जब आप तो बहुत छोटे होंगे शायद, ये मैं तो होस्टल में, क्या रद्द-ए-अमल था? शाहिद साहब तो खैर भुट्टो साहब के साथ बड़ी मुलाकातें रही उनकी फ्लैटीज़ में, इंटरकॉन्टिनेंटल में, इकट्ठे उनके साथ बहुत टाइम गुज़ारा। वो एक फ़िक्रा भी है ना कि आपने हाँ, ये जब ये बांग्लादेश टूटा था तो शाहिद साहब की मुलाकात हुई, भुट्टो साहब इंटरकॉन्टिनेंटल के स्टेज पे खड़े हुए थे। तो शाहिद साहब ने कहा कि सर यू हैव सेव्ड वेस्ट पाकिस्तान। तो भुट्टो साहब ने उनकी तरफ देखा और कहा थैंक यू माय सन। यहाँ शुरू हुई थी उनके साथ मुलाकातें। ये फ़िक्रा ठीक है शाहिद साहब का वैसे, आप सोचें तो? देखिए अगर क्या इसका उर्दू क्या है? उर्दू ज़रा बता दें। कि आपने पाकिस्तान को सेव कर दिया। पाकिस्तान तो टूट गया था, हाँ, लेकिन उनका इशारा वेस्ट पाकिस्तान की तरफ था। लेकिन ईस्ट भी तो हमारा ही था। ये बात शाहिद साहब से पूछिएगा जब मौका मिले कि ये जुमला आपने क्यों कहा। तो असल में होता ये है भट्टी साहब के, जैसे आपने, आपको मुझसे मोहब्बत है तो आपने इतना अच्छा मेरा तारुफ दे दिया, पता नहीं वो तारुफ मैं जस्टिफाई करता हूँ कि नहीं करता। एग्जैजरेशन आ जाती है, जैसे इमरान खान की मोहब्बत में जब मैं सरशार था तो 10 साल मैंने अपने जर्नलिज्म को कॉम्प्रोमाइज़ किए रखा इमरान खान के लिए। ये नहीं कि इमरान खान ने मुझे कोई प्लॉट देने थे, आप तो जानते हैं उनकी तबीयत कैसी है, ना मेरी तबीयत ऐसी है ना उनकी तबीयत ऐसी है। लेकिन एक ये था कि यार ये बंदा अच्छा है, ऑनेस्ट, तो हमने उनकी बड़ी अच्छी-अच्छी चीज़ों को भी लाशऊरी तौर पे ओवरलुक किया कि यार इस बंदे को सपोर्ट करना है। तो मोहब्बत तो फिर ऐसी चीज़ होती है, तो शाहिद साहब भुट्टो लवर है, तो उन्होंने एग्ज़ैजरेशन की हद तक आप मैंने कह दिया, लेकिन कह दिया उनको। शाहिद साहब को दुःख हुआ जिस फांसी पर, ओह! बहुत ज़्यादा, वो तो ऑलमोस्ट डिप्रेशन में चले गए थे। तो उनके फिर कैसे ताल्लुकात रहे मौलवी मुश्ताक साहब? मौलवी मुश्ताक साहब के साथ हिस्टोरिक ताल्लुकात रहे और वो एक रिश्तेदारी और एक मोहब्बत और वो जो था वो रिश्ता तो बरकरार रहा। लेकिन ये है कि भुट्टो साहब, ये तो बड़ा, मैं बल्कि मैं हैरान होता हूँ कि शाहिद साहब की ज़िंदगी में बड़ा कॉन्ट्रास्ट है कि उनको भुट्टो साहब से शदीद मोहब्बत थी,
और जिस बंदे ने भुट्टो साहब को फांसी दी उनको उनसे भी शदीद मोहब्बत थी। तो शाहिद साहब की मोहब्बतें जो है उनमें शिद्दत का एलिमेंट है। तो ये आप में आया है? ये नहीं पता। नहीं आया है, मैं इस पे आगे चल के बात। अच्छा, परवेज़ मुशर्रफ साहब से पहली मुलाकात कब हुई? ऐवान सदर में। बल्कि पहली मुलाकात हुई जब वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी 6 दिसंबर 2006 को। तो मैं क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर में लेक्चरर था और मैं पेपर पढ़ा था उस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर। अमेरिका, इंग्लैंड, इंडिया से प्रोफेसर्स आए हुए थे। गवर्नमेंट कॉलेज की तरफ से मैं गया हुआ था। तो मैंने वहाँ पेपर पढ़ा, वहाँ पहली दफ़ा मैंने मुशर्रफ साहब को देखा। और उसके बाद बाज़ाब्ता मुलाकात हुई जब मैंने उनका शो करना शुरू किया वाले सदर से, जिसमें वो आते थे, मैं भी सवाल पूछता था और मैं फिर जो ऑडियंस होती थी, बुलाई होती थी, इंडिपेंडेंट ऑडियंस फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री, वो उनसे बड़े हार्ड हिटिंग सवाल पूछती थी। और सवाल बनाए तो नहीं जाते? नहीं, कभी मुशर्रफ साहब के साथ जितने इंटरव्यूज़ हुए, कभी भी नहीं। वो वेरी डेयरिंग गाय। वो तो उनकी तौहीन है कि अगर आप वो ये कह दें किसी को, जैसे कि इमरान खान साहब डिस्कस कर लिया करते थे इंटरव्यू से पहले सवालात जो थे। ये नहीं कि वो कहते थे ये सवाल पूछो मुझसे, लेकिन वो फिर भी कई दफ़ा ज़रा हाइपर होते थे, कहते यार क्या पूछोगे, क्या नहीं। मैं तो उसको कहता, मैं कहा जी आपसे क्या पूछ रहा है? आप भी तो परस्तार हैं, तो आप बताइए क्या करना क्या नहीं। तो मतलब नवाज़ शरीफ साहब का इंटरव्यू किया आपने? नहीं, शहबाज शरीफ का? उनका किए, तो सवाल पहले नहीं कभी डिस्कस नहीं किया। नहीं। अच्छा, तो मुशर्रफ साहब की क्या उस्मान बुज़दार साहब के इंटरव्यू में सवाल डिस्कस हुए थे पहले। वो कैसे? वो कहा यार मुझे परेशान ना कर देना बीच में। मैं कहा नहीं परेशान आपको क्यों कर रहा है, आपसे वही सवाल पूछ रहे जो मैं कहता रहता हूँ। तो खैर मैंने हाथ हल्के रखा क्योंकि उनके हालात बड़े ख़राब थे इंटरव्यू से पहले। अच्छा, परवेज़ मुशर्रफ साहब को आज आप रिकॉल करें तो क्या 2-3 चीज़ें या 2-3 कोई वाक़या? मुनाफिक नहीं थे, ऑनेस्ट थे। आज तक उनके सारे मुखालफिन मिल के ₹1 की करप्शन उनकी साबित नहीं कर सके और करप्शन उन्होंने की नहीं। उनसे उनसे जो हमारे यहाँ के एलीट पॉलिटिशियंस जिस तरह का प्रोटोकॉल और पर्क्स और प्रिविलेजेस एन्जॉय करते हैं, पावर में बैठ के, उनको और अपनी औलाद को भी उन्होंने उससे बहुत दूर रखा। स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी थे और पॉलिसी गलत हो सकती है कि 9/11 में अमेरिका के साथ उन्होंने जिस उसमें गए वो करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था। मार्शल लॉ को लगाना बिल्कुल उसको एंडोर्स नहीं कर सकता कोई, वो गलत था, दस्तूर तोड़ा उन्होंने। लेकिन दोगले इंसान नहीं थे, इन सो मैनी वेज़ काइंड हार्टेड भी थे। जिस तरह ज़ियाउल हक साहब ने भुट्टो साहब को इंटरनेशनल प्रेशर के बावजूद उनकी जान बख्शी नहीं की, लेकिन मुशर्रफ साहब ने नवाज़ शरीफ साहब को जाने दिया। तभी तो आज नवाज़ शरीफ साहब हमारे दरमियान मौजूद है। अगर वो वहाँ पे कहते कि नहीं ये कब्र एक है और बंदे 2 ज़ियाउल हक की तरह, तो आज क्या होता? ये विलन के पास तो लीडरशिप ना होती फिर। ठीक कह रहे हैं। अच्छा, पीटीवी से फिर आप कहाँ गए? फिर मैं एक्सप्रेस न्यूज़ में रहा 4 साल और 12 साल फिर दुनिया न्यूज़। अच्छा, आप वालिद फ़िल्म स्टार, सुना है आपको भी वो फ़िल्मों में लाना चाह रहे थे। बड़ी भाई आपने कोई डांसिंग प्रैक्टिस भी की, कोई संगीता साहबा ने कोई मिली भी आपसे? मेरे वालिद की बड़ी ख्वाहिश थी मैं फ़िल्मों में आऊँ और उन्होंने बाकायदा डांसर रखवा के दिया। 2 साल उन्होंने मुझे डांस सिखाया। लेकिन मेरी वालदा जो थी उन्होंने जो है ना वो कहा कि एकेडमिक्स में जाऊँ मैं। तो फिर मैं फ़िल्मों में तो नहीं गया मेरी वालदा की वजह से। मैंने फिर मास्टर्स किया गवर्नमेंट कॉलेज से और फिर मास्टर्स करने के बाद पहली दफ़ा वहीं पे पढ़ाना शुरू किया। फिर लंदन में गया एमफ़िल करने के लिए, फिर वापस आके फिर गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाया। फिर ना सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाया, पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, एनसीए में पढ़ाया, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ फास्ट में पढ़ाया और कानून इस्लामाबाद में पढ़ाया। तो मैंने वो जो मेरे वालिद का ख्वाब था, उसके ऊपर फिर वालिदा के ख्वाब को ज़्यादा प्रेफ़रेंस हो गई। क्यों वालिदा चाहती थी आप फ़िल्म में ना जाएँ? एक्चुअली हमारी फ़ैमिली में मेरे वालिद की तरफ से हमारी फ़ैमिली है राजपूत। तो जब मेरे वालिद भी इंडस्ट्री में गए थे, तो मेरे दादा ने उनको घर से निकाल दिया था। ये जिस हवेली में बैठे हुए हैं, ये हमारी आबाई हवेली है। तो मैं भी यहाँ पैदा हुआ, शाहिद साहब भी यहाँ पैदा हुए। हम अगस्त 1947 में यहाँ पे आए थे। इस घर से उनको निकाल दिया क्योंकि हमारी फैमिली में मर्दों के लिए भी ये बहुत बुरा प्रोफेशन समझा जाता था और आज भी समझा जाता है। और मेरी वालदा जो है वो तो सैयद है और एक रिलीजियस फैमिली से है। तो उनके यहाँ तो ये कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं है कि फ़िल्म इंडस्ट्री में कोई जाए। मेरे वालिद की भी शादी इसलिए मेरी वालदा से होगी कि वो फ़िल्म इंडस्ट्री में मेरी वालदा शादी के बाद गए। अगर कि फ़िल्म इंडस्ट्री में पहले गए होते तो मेरा नहीं ख़्याल था कि मेरी वालदा की शादी उससे होती। तो कोई और भी रीज़न थी कि जैसे शाहिद साहब की एक एज़ ए सुपरस्टार, एज़ ए एक्टर जो एक पीछे स्कैंडल्स वग़ैरह थे, वो भी वजह तो नहीं थी कि वालिदा इनसिक्योर हुई? सर स्कैंडल्स देखें इस मुल्क के अंदर अगर आप स्कैंडल्स की बात करें ना, तो स्कैंडल होना चाहिए करप्ट लोगों के
पे स्कैंडल होते हैं। किसी ने किसी की दौलत लूटी है, अवाम का हक मारा है। तो मेरे बाप पे इस तरह का स्कैंडल तो कोई नहीं है कि मेरा बाप को आटा चोर है, अवाम का आटा खा गया, अवाम का पैसा खा गया, कुछ उसने करप्शन कर दी, कुछ उसने हुंडी कर दी, उसने कोई बाहर कोई प्रॉपर्टीज बना ली अवाम के करप्शन। अगर आप स्कैंडल तो उसकी बात करें, बाकी ज़ाती लाइफ स्कैंडल्स तो मैंने कभी आपके नहीं डिस्कस किए, तो मैं किसी और के क्या करूँगा? अपने क्योंकि ये अच्छे नहीं लगते, कोई करे, वो पर्सनल लाइफ है बिटवीन यू एंड गॉड। तो जब मैं आपके डिस्कस नहीं कर रहा तो मैं किसी और की क्यों करूँ? आप ये नहीं मानते कि जब आप मशहूर हो जाते हैं या जब आप एक्टर होते हैं या बैंकर होते हैं जब सियासतदान होते हैं तो बट पब्लिक प्रॉपर्टी होते हैं, डिस्कस होते हैं आप, तो होते, तो उसमें क्या मज़ाक है? तो इसी वजह से मैं भी डिस्कस कर रहा हूँ। नहीं, तो डिस्कस हुए, शाहिद साहब बहुत डिस्कस हुए। आपका अखबार जो है उसने शाहिद साहब के नाम पे बहुत पैसा बनाया और दूसरे अखबार ने भी बनाया। हम लीजिए अल्लाह जंग, दूसरे अखबार, नवाए वक्त, जितने जितने आपके बड़े बड़े जगह सहाफ़ी यहाँ बैठे होते थे हाथ बांध के कि शाहिद साहब उठे कोई खबर दें और कुछ और भी दें। तो बड़ा कुछ यहाँ पे मैं देखता रहा हूँ बचपन से। बड़े बड़े ब्लैक मेलर सहाफ़ी भी होते हैं। मेरी जब आँख खुली तो मैंने ज़्यादातर ब्लैक मेलर सहाफ़ी देखे। तो उन बेचारों की अगर रिज़क रोटी इस तरह बनेगी थी कि फ़लाँ एक्टर की पर्सनल लाइफ़ की कोई ये चीज़ निकाल दी, फ़लाँ एक्टर की वो निकाल दी, चलो उनकी रोज़ी रोटी उस तरह अल्लाह ने लिखी हुई थी। किस्मत की बात है। आपकी किसी और तरीके से, मेरी किसी और तरीके, उनकी किसी और तरीके से थी। इसलिए आप खुद को साफ़ी नहीं करवाना चाहते हैं, ना करवाते हैं। नहीं, एक्चुअली मेरी देखिए भट्टी साहब, मेरी सहाफ़त की उस तरह ट्रेनिंग तो नहीं हुई हुई ना। मैं कोई प्रॉपर रिपोर्टर तो नहीं रहा। तो मैं तो जिसे वो कहते हैं ना, वो पैराशूट्स के तौर पे लोग जो ऊपर से एकदम लैंड कर जाते हैं, तो मैं तो उस तरह आया हूँ। पैराशूट मेरा तो वो हिसाब है कि जैसे किशोर कुमार साहब थे ना, उनका एक इंटरव्यू मैं सुन रहा था, कितने बड़े गायक हैं वो, और उन्होंने इंकशाफ किया कि ना उनका किसी मौसीकी की फैमिली से ताल्लुक़ है, ना उन्होंने ज़िंदगी में कभी रियाज़ किया, और उसके बावजूद उनके मुकाबला कोई बड़ा रियाज़ करने वाला भी सिंगर नहीं कर सकता। तो ये अल्लाह की तरफ से वदीयत होती है। जब आप स्क्रीन पे आते हैं, आप ख़्वा एंकर हैं, ख़्वा आप सिंगर हैं, ख़्वा आप एक्टर हैं, असल बात ये होती है कि अवाम किसके स्टाइल से इम्प्रेस हुई, किसके अंदाज़ के सहर में मुब्तला हुई, तो वो हिट होता है। वो फिर ये नहीं देखते कि यार इसने 25 साल रिपोर्टिंग की थी, तो ये क्या कर रहा है, उसने 35 साल की थी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सब खुदा की तरफ से, और आपका खुदा ने आपके अंदाज़ में क्या अंदाज़े बयाँ रखा है जो लोगों के दिलों तक आपकी बात उतर जाए। शाहिद साहब ने 3 निकाह किए या 3 शादियाँ की, तो कैसा लगता था जब आप घर में डिस्कस कभी होता था या मुझे तो शाहिद साहब की एक ही शादी का पता है जो मेरी वालिदा से है। बाकी अगर शाहिद साहब ने की हैं, तो मेरे अय्याम में होश भी नहीं की होंगी। तो की भी है तो क्या है उसमें? निकाह करने में क्या है? निकाह तो आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ। पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री में, पाकिस्तान की पॉलिटिकल इंडस्ट्री में, पाकिस्तान की जर्नलिस्ट इंडस्ट्री में लोगों ने गंद किए हैं। निकाह वो करता है जिसमें करेज होती है, और जो ओन कर सकता है, जी हाँ, मैं ओन कर रहा हूँ, डिक्लेयर कर रहा हूँ, तो कोई मुज़ायका नहीं है। निकाह तो कोई स्कैंडल नहीं है। निकाह करने में क्या है? बह करना चाहिए, अगर आप में इस्तात है तो करें। बहैसियत बाप सुपरस्टार, कैसा घर में क्या होता था? घर में तो खैर बड़ा सख्त माहौल था, लेकिन जिस स्कूल में मैं पढ़ता था वहाँ पे बड़ी वीवीआईपी ट्रीटमेंट तो नहीं मिलती थी, क्योंकि मेरे पेरेंट्स दोनों उसी स्कूल से पढ़े हुए हैं। तो जिन टीचर्स ने मेरे वालिद को पढ़ाया, उन्होंने मुझे पढ़ाया। फिर उस ज़माने में वो एक एलटीएम प्राइवेट चैनल पहला शुरू हुआ था पीटीवी के अलावा, जो बहुत सुपर हिट हुआ, क्योंकि पहली दफ़ा अवाम को प्राइवेट चैनल नज़र आए, तो उसमें मेरे वालिद की हद से अधिक फ़िल्म लगती थी। तो मैंने तो बड़ा ज़बरदस्त फ़ील किया कि लोग जो हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, क्लास फेलो जो है, आप एक अजीब-सी एक स्पेशल पोज़ीशन में आ जाते हैं। तो मैंने तो उसको बहुत एन्जॉय किया कि मेरा बाप इतना बड़ा स्टार। आप 3 भाई हैं, जी। लेकिन सुना है कि आपको आपसे ख़ास मोहब्बत थी शाहिद साहब को और सारे मार-शार आप ही उसके होते, क्यों ऐसा था? नहीं, मार तो देखें, मार तो मैं समझता हूँ जिसको बचपन में मार पड़ गई ना, भट्टी साहब, कहीं काश आपको पड़ी होती, तो इंसान बड़ा तरक्की कर जाता है। बचपन की जो मार है ना, इट्स अ ब्लेसिंग, और मैं तो उसको इतना उस वक़्त भी बड़ा एन्जॉय किया, और आप यकीन करें आज मेरी जितनी स्टैंडिंग है लाइफ़ के अंदर, वो जिस तरह मेरे वालिद साहब ने मुझे ट्रेन किया, ग्रूम किया, कुछ भी कह लें, डिसिप्लिन किया, ये उसी की वजह से। जो पॉज़िटिविटी
मेरी लाइफ में या मेरे करियर में है, उसमें उन अदवार का और उस दौर का बहुत रोल है, जो मेरे वालिद साहब की वजह से मुझे मिला। वो सज़ा के तौर पे था या जज़ा के तौर पे था। शाहिद साहब आई टेक इट इन अ वेरी शाहिद साहब की सबसे ज़्यादा जो बड़ी सज़ा आप क्या मिली थी? यानी कोई याद है कि सबसे बड़ी सज़ा क्या मिली थी? मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पे कि आसा हो गई। अब तो भट्टी साहब याद भी नहीं, तो बड़ी पुरानी बातें हैं। और इंसान को उससे लर्न करके आगे निकल जाना चाहिए। तो मैं अगर उसी में फँसा रहा हूँ, तो फिर तो मैं आज आपको इंटरव्यू देने के काबिल भी ना होता। नहीं सुने वो कमरे वाला जो एक उन्होंने कहा नहीं, नहीं, कमरे में कुछ नहीं था। उन्होंने मुझे कहा था कि 1 डेढ़ साल के लिए उन्होंने कहा था कि ये तुम्हारा कमरा मैं चेंज कर रहा हूँ, ये ज़्यादा अच्छा कमरा है। और वो बड़ा अच्छा कमरा साबित हुआ, क्योंकि आपको पता है हमारा घर जो है उसके सामने किंग एड मेडिकल हॉस्टल फॉर गर्ल्स। तो वो जो कमरा था ना, वो उसका जो टेरेस था, वो हॉस्टल की टेरेस के सामने खुलता था। तो बस फिर उसके बाद आपको क्या बताऊँ कि ना दिन का पता चला, रात का पता चला। और अपने वालिद साहब को दोनों हाथों से दुआएँ दी कि अगर ये सज़ा है, तो ये सज़ा तो हर एक को मिले। सुने मतलब आपको कोई मिल जाती तो आप वक़्त से पहले ही जवान हो जाते। तो इस तरह की सज़ाएँ लगी हैं। सुने आप निक्कर और एक टी-शर्ट में एक्सरसाइज करते थे, दूर से दूरबीनों से देखा जाता था। दूरबीन का पता नहीं, लेकिन मैं एक्सरसाइज़ ज़रूर करता था और टेरेस सामने ही था हॉस्टल का। तो वो मेरी प्राइवेसी वहाँ मैं करता था अपने टेरेस पे। बड़ा बड़ा एन्जॉय किया मैंने के साथ। अच्छा, कोई याद आपको बचपन की? अच्छा जो शाहिद साहब से या वालिदा से या कोई जुड़ी हुई? मुझे जो सबसे बड़ा बात अगर मैं बताना चाहूँगा, वो ये कि मेरी वालिदा ने मुझे बचपन में ये कहा था, लिख कर दिया था कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। और मैंने ज़िंदगी में कभी फाइनेंशियल करप्शन नहीं की। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने हर वक़्त सच ही बोला होगा, लेकिन मैंने तो किसी को धोखा नहीं दिया, इसी वजह से। और फाइनेंशियल करप्शन कभी नहीं किया, हालाँकि जिस जॉब में मैं हूँ, उसमें बड़ी टेम्पटेशन होती है। आप जानते हैं उसमें बड़ा कुछ हो सकता है अगर आप गए ऑफ़र। ऑफ़र किया किसी ने? नहीं, ऑफ़र भी किसी ने नहीं किया आज तक अल्हम्दुलिल्लाह। और ऑफ़र भी नहीं किया, और मैंने खुद भी कभी कभी ज़िंदगी में अपने पर्सनल काम के लिए के झुककर कॉम्प्रोमाइज़ करके अपने असूलों को या उसको कभी नहीं किया। नहीं जब और दूसरी बात, नहीं जब ऑफ़र ही नहीं हुआ तो फिर क्या? नहीं, नहीं, ऑफ़र नहीं हुआ कभी, लेकिन आपके पास ऑफ़र ना भी हो तो बहुत सी अपॉर्च्युनिटीज़, एवेन्यूज़ होते हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। आप बहुत से ऐसे लोगों से खुद मैंने इज्तिनाब किया, जिससे अगर मिलता तो फिर ऑफ़र्स की तो कोई बात ही नहीं होती, फिर तो खुला ही खावा है। लेकिन हाँ, मुझे कोई ऑफ़र आज तक कभी नहीं। और दूसरी बात जो बचपन की, मेरे वालिद ने मुझे लिख के दिया, ऑटोग्राफ दिया, मदर इज़ नेक्स्ट टू गॉड। तो इन 2 चीज़ों को मैंने बड़ा अपनी ज़िंदगी में रिलीजियसली फ़ॉलो किया। यानी एक तो आपकी हकीकी वालिदा हैं, जी। 3 और भी थी। उनको मैं नहीं जानता, उनसे कभी मिला ही। अच्छा, तो लेकिन औरतों के बारे में आपके बड़े बहुत सारी जगहों पे सुना गया है कि आपके ख़्यालात हैं, आप औरत को वो मकाम नहीं देते जो उसका होना चाहिए। हालाँकि आपकी 2 बेटियाँ हैं और आप उनसे बड़ी मोहब्बत करते हैं। तो ये क्यों तासर है लोगों में? सर, तासुर का तो मुझे पता नहीं, वो जिनको तासुर है उनसे पूछा जाए, लेकिन आपने सवाल पूछा। नहीं, मैं ये बिलीव करता हूँ कि मेरिट शुड डिटरमिन द लेवल ऑफ रिस्पेक्ट अबाउट अदर्स। मतलब मर्द हो या औरत हो, अगर वो मेहनत करके ऊपर नहीं पहुँचे ना, तो मैं उसको इज़्ज़त देने का कायल नहीं हूँ। अगर वो किसी का हक मार के पहुँचे ऊपर, जब ये बात की जाती है तो औरतें ज़्यादा माइंड कर जाती है, आई डोंट नो व्हाई। कुछ औरतें माइंड कर जाती है इस बात को, तो वो फिर ये स्पेकुलेशन हो जाती है कि फलाँ बंदा जो औरत के खिलाफ है। इसी तरह औरतों की कुछ चीज़ें जो पाकिस्तान में, जैसे कि औरत मार्च पे एक फ़िलॉसफी है, मैं उसके बिल्कुल हक में नहीं हूँ। मैं ये समझता हूँ कि औरत जो ख़ाविंद से अपना राइट माँगने के लिए सड़कों पे निकली हुई है, वो राइट उसको अपने बाप से माँगना चाहिए। क्योंकि इस मुल्क में मैं तो औरत की राइट्स का चैंपियन हूँ। आप कह रहे हैं मैं उनके खिलाफ, नहीं, नहीं, नहीं। मैं अपने टॉक शोज़ पे कहता हूँ कि पाकिस्तान में औरत की बदहाली का सबसे बड़ा ज़िम्मेदार मर्द है, और वो है उसका बाप। मर्द उसका खामिद नहीं, मर्द उसका बाप रिस्पॉन्सिबल है, जो ना उसको एजुकेशन बेटे के बराबर देता है अपनी बेटी को, ना वो उसको प्रॉपर्टी के राइट्स देता है। वो उसको डिपेंडेंट बना के अब उसके खामिद के पास भेज देता है कि जी खामिद इसको जो चाहे एक्सप्लॉइट करे, और बाप जो है अपनी ज़िम्मेदारी से बिल्कुल मुक्त हो जाता है, चलो जी मेरी तो ज़िम्मेदारी उतर गई। सबसे बड़ी बिगाड़ यहाँ से शुरू होती है। तो मैं तो औरतों को सर ये सुझाता हूँ कि भई आप औरत मार जो करती है आप ज़रूर करें, लेकिन वो अपने बाप के खिलाफ करें जाकर, जिसने आपको सही राइट्स नहीं दिए, सही एजुकेशन नहीं दी, आपको भाई के मुकाबले में रखा नहीं। तो ये इतनी सी बात है, वरना आपने खुद बताया मेरी 2 बेटी हैं, मैं किसी और मेरी वालिदा, मैं औरत है, मैं तो औरत की बहुत इज़्ज़त करता हूँ। आप देखें मेरे मेरे ज़हन में औरत का इमेज क्या है, जब सल्लम जो है, जो हमारे सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है हमारे लिए, वो जब नबी के तौर पे जब हज़रत फ़ातिमा अलैहिस्सलाम सामने आया करती थी, तो वो खड़े हो जाया करते थे।
तो नबूवत जैसे जिस तरह नबी के तौर पर रिस्पेक्ट वो दिया करते थे उनको, तो ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। कोई ये बात भी करे तो मेरा ख्याल है उसको अपने ईमान को चेक करना चाहिए। लेकिन आपने पीटीवी से रिज़ाइन किया और एक एंकर औरत की वजह से आपको एक्सप्रेस में अपनी प्रोड्यूसर औरत से शिकवा, और आपकी दुनिया टीवी में कोई आपकी 12 साल से कोई टीम में औरत नहीं है। तो ये इंडिविजुअल केसेस हैं। कभी भी इंडिविजुअल केसेस के बेस के ऊपर मैं तो एटलीस्ट नहीं, जनरल परसेप्शन नहीं बनाना चाहिए किसी के बारे में कि अगर मेरे साथ कोई, मुझे लगा कि यार फलां जगह पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रही है अगेंस्ट मी, और तो किसी लड़की की वजह से अगर हो रही है तो सारी लड़कियां ऐसी थोड़ी हैं। या मुझे लगा कि यार जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, जब मैं स्टूडेंट था तो मेरे प्रोफेसर ने मुझे मार्क्स कम दे दिए और मेरी क्लास फेलो लड़की को ज़्यादा दे दिए, इसका मतलब ये नहीं कि सारी स्टूडेंट्स ही ऐसी हैं, ऐसा नहीं है। ये पर्टिकुलर केसेस होते हैं, वो मेरे साथ ज़िंदगी में हुए। बहुत सी औरतों के साथ होते हैं, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होती है, मर्दों को प्रेफरेंस मिल जाती है। तो केस टू केस भट्टी साहब डिफर करता है। आप मुझसे अगर एक केस का पूछ रहे होंगे यार पीटीवी में इस तरह हुआ और मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ, तो उससे अगर आप ये तासुर ले लें कि मैं औरतों के खिलाफ हूँ, तो इससे बड़ी जहालत तो हो नहीं सकती, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। क्या वजह हुई कि आप वो अभी बड़ी मशहूर हमारी वो फीमेल एंकर हैं, खातून एंकर हैं, जिनकी वजह कुछ भी नहीं हुई। देखें, बात ये थी कि आपको ना अपने राइट्स का पता होना चाहिए और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का। आई वॉज द हाईएस्ट पेड एंकर इन पीटीवी इन दोज डेज, 2007 की बात कर रहा हूँ। लेकिन मेरी क्वालिफिकेशन थी कि मैं बाहर से पढ़ा हुआ था, मैं महीने में 25 शोज़ कर रहा था पीटीवी के, और वो जो एंकर थी उनको जो पैसे मिल रहे थे, ना उनकी क्वालिफिकेशन थी, ना उनका बहुत बड़ा वर्कलोड था, तो मैंने वो रेज़ किया था इशू। वो इशू एड्रेस नहीं हुआ और आगे से पीटीवी ने कहा अपने पैसे बढ़वा लें। मैं कहा नहीं, मैंने अपने पैसे नहीं बढ़ाने। मैं चाहता हूँ कि अगर एक माहौल में हम रह रहे हैं, उस माहौल के अंदर का इंसाफ ही नहीं है, तो उस माहौल में मैं तो अपने आप को बड़ा स्ट्रेस फ़ील कर रहा हूँ, मैं बड़ा हैरेसमेंट फ़ील कर रहा हूँ, और इट इज़ अ सेक्शुअल हैरेसमेंट और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड हैरेसमेंट, तो मैं इस हैरेसमेंट में काम नहीं कर सकता। लोगों को बड़ा अजीब बात लगती है कि यार हैरेसमेंट सिर्फ मर्द ही कर सकता है, हैरेसमेंट औरत भी तो कर सकती है, इस तरीके से। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं कि जी सिर्फ तो औरत मर्द के खिलाफ भी तो हो सकती है, तो ये होता है। इसका मतलब ये नहीं कि औरतों के खिलाफ नहीं होती है, हैरेसमेंट होती है उन चारों के खिलाफ भी। वो एफ फेल खातून एंकर थी। हाँ, वो ऐसे ही कोई मामला था। एफ फेल पीटीवी में कैसे आ गई? सर पीटीवी में तो, पीटीवी एक उस तरह का प्रोफेशन, आपको पता सरकारी दायरा, एंकर बन जाना कैसे? मुझे नहीं पता। ये डिटेल आप जाके ना 2007 के क्रॉनिकल्स चेक करें पीटीवी के, और हाँ आपको वो बता देंगे सलीम साफ़ी साहब, क्योंकि वो मेरे साथ बराबर थे जब प्रोटेस्ट मूवमेंट हमने लॉन्च की वहाँ से। तो सलीम साफ़ी साहब अपने मखसूस एक्सेंट के साथ मेरे साथ साथ थे, शाना बेशाना थे, हमने इकट्ठे एप्लीकेशन लॉन्च की थी। उनसे ज़रूर पूछिएगा आप, वो आपको डिटेल बताएंगे फिर। अच्छा, उस प्रोफेसर ने क्या कहा जब आपने कहा कि इसको ज़्यादा लड़कियों को? उसने कहा कि, मैंने कहा जी आपने इंसाफ नहीं किया मेरे साथ, कि मैंने असाइनमेंट जमा करे, हमें 13 दी, यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट कॉलेज में आई वाज स्टडीइंग देयर। मैंने कहा कि जी मैंने असाइनमेंट जमा कराई और आपने 20 में 13 दिए, और इसने जो है, जो मेरी क्लास फेलो बैठी हुई है साथ, इसने असाइनमेंट जमा नहीं किया, उसको 20 में 18 दे दिए, तो आप, मैंने कहा यहाँ पर क्या हिसाब? कहते शीशा देखो और बताओ, खुद को देखो, उसको देखो, ऊपर वाले ने इंसाफ नहीं किया बुलाते हुए, तो मैं क्या करूँ? हालांकि ये बात भी उनकी गलत थी, ये बात भी गलत थी प्रोफेसर साहब की, अगर वैसे भी कंपैरिजन किया जाए तो कोई कंपैरिजन बनता नहीं था भट्टी साहब। तो ये हुआ सर बस। लेकिन वो तो फिर मैं अपना केस लड़ा, मैंने कहा ये तो नहीं होगा, फिर उन्होंने उसको कहा कि तुम असाइनमेंट सबमिट कराओ। तो मेरे साथ तो ये हुआ ना, मैं तो, अब मेरे साथ तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन मेरे अगेंस्ट हुई है कि प्रोफेसर से टाइम लेके गया हूँ, और जैसे कोई मेरी क्लास फेलो आई है उसके प्रोफेसर ने मुझे निकाल दिया बाहर। तो मेरे सीने में इतने जख्म लगे ना कि जब मैं टीचर बना गवर्नमेंट कॉलेज में, तो मैंने कहा यार मेरे साथ इतनी ज्यादतियाँ हुई हैं कि मैं किसी अपनी फीमेल स्टूडेंट में ज्यादती ना कर दूं। तो मैं आपको बताऊँ क्या करता था? पेपर मार्क करते हुए मैं स्टूडेंट का नाम ही नहीं देखता था, क्योंकि ये ना हो गया यार कोई फीमेल है तो मुझे अपने जख्म याद आ जाए और मैं उसकी आई मीन 2 नंबर वैसे ही निकाल दूँ जो मेरे साथ हुई थी। तो मैं एंड में मार्किंग करने के बाद एंड में चेक उसका नाम देखता था कि स्टूडेंट है कौन। अच्छा, खवातीन एंकर की बात हो रही है, तो वो सवाल पूछूं कि ना पूछूं जो एक खातून एंकर रात को 1:30 बजे आपके होटल आ गई थी? नहीं, मेरे पास ऐसी कोई एक नहीं भट्टी साहब, खुदा का खौफ करे। या आपको लगता है शादी आपकी दूसरी हो चुकी है, लेकिन आपका ना नशा नहीं उतर रहा दिमाग से। मैं मैं तो ऐसी किसी वाक़ये को नहीं जानता। पक्की बात है, पक्की बात है। फिर सोचो। मैं भी फाइनल आंसर, फाइनल आंसर। अच्छा, ये खवातीन एंकर की बात हो रही है, तो एक खातून एंकर ने आपको इमरान खान की शिकायत भी लगाई थी। ये तो बड़ा पर्सनल मैटर है, इस पे मैं डिस्कस नहीं करूँगा। अब तो मुझे शादी का नशा नहीं है। नहीं, लेकिन आई विल नॉट कमेंट ऑन इट। लगाई तो थी ना?
मैं तो कमेंट ही नहीं करूँगा इस पे, क्योंकि ये बहुत ही पर्सनल बात है और मुझे ये पता है कि ये बात मैंने आपको नहीं बताई और आपको जिस किसी ने बताई है बताइए, क्योंकि ये बहुत ही पर्सनल सी बात है। लेकिन बहुत सारे जो दोस्त हैं वो ये कहते हैं कि आपकी और इमरान खान की जो वजह मुखालफत है नहीं, वो इसकी बुनियाद ये थी। इतनी बड़ी जहालत है अगर कोई ये सोचे, वो तो जिस वाक़ये को आप कोट कर रहे हैं, नहीं, आपको एक जगह से फ़ोन भी आया था कि हम आपका तो जानते हैं ना। नहीं वो भी गलत सोच है। हाँ। इमरान साहब को तो सपोर्ट किया है। आप बताएं अगर मुखालफत होती तो 80-80 हज़ार पाउंड के जुर्माने दुनिया न्यूज़ ने मेरी वजह से भुगते कि इमरान खान के हक में वन साइड प्रोग्राम्स हमने किए वो इमरान खान साहब की किताब के ऊपर। बिल्कुल गलत बात है, एब्सर्ड बात है, तरदीद करता हूँ। अच्छा, इतना तो बता दें कि इमरान साहब और मेरे दरमियान इस तरह की कोई वो नहीं है। इतना तो बता दें कि शिकायत लगाई थी खातून एंकर ने रोते हुए किसकी? इमरान खान। नहीं, मुझे नहीं पता इस बारे में। नो कमेंट्स। रात के वक्त भाई जब पता ही नहीं है तो रात है दिन मुझे क्या पता? तस्वीर भेज दी। नहीं, आप फिर इमरान खान से नहीं, ऐसा मिले भी। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आपने कहा ये अफ़वाह साज़ी की फैक्ट्री है। भट्टी साहब ये जो है ना वो ज़ेरो जर्नलिज़्म होता है उस दौर के लोग फ़ीड करते थे, आपको किसी ने वो फ़ीड कर दी है। इन चीज़ों में ना चले आगे चले। अफवाहें थी कि खातून एंकर ने कहा मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस आपकी वजह से ना हुई क्योंकि आप इमरान खान से बात कर। जब ऐसी कोई कॉल ही नहीं आई तो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब है। अच्छा अच्छा, 2-3 मुख्तसर जवाब। औरत क्या है आपकी नज़र में? माँ, मोहब्बत, सैक्रिफाइस, लॉयल्टी, वफ़ा। मोहब्बत क्या है? मोहब्बत तो सर अगर आपने अपने आप को तबाह कर रहे हैं, इवन इमोशनली और ज़हनी तौर पर, अगर आपने अपनी तबाही खुद किसी को लिख कर देनी है, तो बस मोहब्बत कर लें। When you love someone or when you trust someone, you give them the right to destroy you. और इसमें मज़ा बड़ा आता है। आपको उस वक़्त ये याद नहीं था जब आपके दोस्त मुनीब शेख आपकी रिकॉर्डिंग कर रहे थे एक मोहब्बत की बचपन में? हुँ। उस वक़्त में क्या याद नहीं था? मोहब्बत करने में क्या बुराई है? वो तो जो उन्होंने किया, वो उन्होंने किया। लेकिन अभी तो आप कह रहे हैं कि तबाह हो जाना, बर्बाद हो। हाँ, मतलब आप अपने आप को इमोशनली जब दूसरे के साथ नथी कर लें, यानी इससे पहले आप इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन जब आपको मोहब्बत हुई, द टाइम यू फॉल इन लव विद समवन, तो आपने अपने आप को इमोशनली उस बंदे के साथ वाबस्ता कर लिया। अब उसकी हाँ, उसकी ना, उसका आगे, उसका पीछे, उसका उतार, उसका चढ़ाव, उसके डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस आप पे हो रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है कि एक बंदा जो टोटली इंडिपेंडेंट होता है, हर चीज़ से आज़ाद होता है, वो अचानक जो है अपने आप को या रफ्ता-रफ्ता मोहब्बत करने जाते हुए अपने आप को वाबस्ता कर ले किसी के साथ और उसकी ख्वाहिशात, उसके जज़्बात, उसके एहसासात, उसके महसूसात के साथ वो वाबस्ता हो जाए, तो सोचो ये कितनी बड़ी बात है। अब वो जो जिसके साथ मोहब्बत है वो उसके साथ स्याह करे या सफ़ेद करे, अच्छा करे या बुरा करे, ये तो उस पे चला गया ना। तो आप तो बस नहीं, उड़ गए। लेकिन आपने मोहब्बतें तो की हैं ना। एक जो रिकॉर्डिंग हुई थी वो भी तो मोहब्बत ही थी। नहीं सर वो तो देखें, ज़िंदगी में इस तरह की बहुत चीज़ें होती हैं। मैं आप पे ट्रस्ट करूँ, आपके दोस्त ने बदमाश भी भेजा था आपको। मैं आप पे ट्रस्ट करूँ और कोई आपके साथ धोखा हो जाए, मोहब्बतें होती रहती हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ना, जब भी आपको मोहब्बत होती है, जब भी होती है, एक तो होती है ना कि वैसे ही आपको किसी के साथ अफेक्शन हो गई या आपको वैसे ही अच्छा लगा, तो 2-4 हफ्ते आपने किसी से बात की और बात ख़त्म हो गई। जब मोहब्बत होती है ना भट्टी साहब, अल्लाह करे आपको भी कभी हो, तो उस वक़्त तो आप तबाह हो जाते हैं। फिर आपके सामने इस दुनिया की फ़िज़िकल हैयत जो है ना, या उसकी अहमियत ख़त्म हो जाती है। यानी अभी और वो बड़ी स्पिरिचुअल लेवल पे होती है, उसमें उसमें ज़रूरी नहीं होता कि आप उसमें फ़िज़िकल लस्ट तो बिल्कुल भी नहीं होती। मतलब आप मोहब्बत पे बिलीव नहीं करते, जी, मैं मोहब्बत बिलीव करता हूँ। तो फिर तबाही कहाँ से आती? तो मैं आपको बता तो रहा हूँ, जब जो बंदा उससे निकलता है वो तबाही से अच्छा अब दूसरी बात, कुछ लोग तबाह के बाद तबाहशुदा रहते हैं। कुछ लोग जो होते हैं मेरे जैसे, वो आराम से बीवी से निकल आते हैं। यानी मोहब्बत एक होती है कि मुसलसल होती नहीं, रहती नहीं, कभी भी हो सकती है। देखिए ये तो मोहब्बत में इख्तियार नहीं किसका है? बड़ी साहब। मोहब्बत कब हुई आपको? बड़ी साहब ये तो याद नहीं, अरसे हो गए मेरे हाथ से अब तो। अच्छा, औलाद क्या है आपकी नज़र? शादी होती है ना जो, वो होती है, आपने कभी देखा है मशीन के अंदर अगर अनार का जूस बना रहे हो, तो वो जो जूस होता है ना, वो है औलाद और जो कचरा होता है वो होती है शादी।
इन सो मैनी, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, औलाद जो होता है ना, शादी कचरा होती है या इन सो मैनी केसेस, जूस बनाती है वो कचरा होती है। इन सो बेटो तो बर्द भी बराबर होता है ना, दोनों भी कह रहा हूँ मैं। इन सो मैनी केसेस, मैं गुजराती ना अपनी बात कर रहा हूँ ना आपकी बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ हूँ, ना, बात करें अपनी, मेरी बात तो छोड़े। नहीं अपनी औलाद जो है अल्टीमेट सेक्रीफाइस, अल्टीमेट सेक्रीफाइस, जहाँ पे आपने कोई रिटर्न की ख्वाहिश नहीं होनी, नहीं मैं कोई रेटिंग, मैं औलाद को क्या दूँ, मैं क्या औलाद के आप इंटरेस्टेड नहीं रहे जब से आपको दिशा लिखा हुआ है, वरना अगर होते तो आप करते ना। नहीं, ये असल बात रिकॉर्ड की मेरे दिल में बहुत अच्छे से थी हाँ बोल, कि अगर आप सीरियस होते आप ये दूसरा निकाह करते ही ना, मैं बिल्कुल ना करते आज। मैं आप भी जगह होता मैं कभी ना करता, आप में तो मेरी जगह होते या सेकंड थिंकिंग होती तो आप कभी ना करता, पहला भी ना करते। मैं पहला भी ना करता, ये बात सही। क्यों? सर असल में ना, मेरी ज़िंदगी में मुझे अपनी आज़ादी बहुत पसंद है, ख्यालात की आज़ादी, मूड्स की आज़ादी, बिला वजह किसी को बेचारी को जब नथी करना अपने साथ और उसकी ज़िंदगी तबाह कर देना इमोशनली, उसका क्या फ़ायदा। तो मैं आज़ाद पैदा हुआ, आज़ाद ही रहना चाहता हूँ। पाकिस्तान में शादी जो होती है उसके अंदर ऑब्वियसली एक पॉसेसिवनेस भी आ जाती है, उसमें एक अजारादारी भी आ जाती है। मेरी हत्ता वकाल कोशिश रहती है कि मेरे ऊपर किसी की अजारादारी ना हो सिवाय मेरे, और किसी की ना हो। क्यों की फिर शादी? नहीं, नहीं, शादी तो आप अच्छी बात है, मेरी वालदा की रज़ामंदी है, उससे शादी होनी चाहिए, शादी बड़ी अच्छी। और इन्हीं ख्यालात के साथ शादी किया? नहीं, नहीं, मैं शादी के मतलब मेरा बिलीफ है कि अगर मुझे लेके कि मैं शायद कोई बड़ा अच्छा हस्बैंड नहीं हूँ। ये आप कह रहे हैं कि ये मैं कह रहा हूँ, दूसरा, मेरा अपना असेसमेंट, और दूसरी तरफ की भी दूसरे को मुझे नहीं पता कि उनकी असेसमेंट क्या है। सेटिस्फाइड है शादी से? मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा आज़ादी कायम है? आज़ादी कायम है, ख्यालात की आज़ादी। आप पता नहीं किस तरह मेरे से बात, खुशगवार अज़दवाजी ज़िंदगी गुज़री, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन दोबारा चांस मिलेगा तो शादी नहीं नहीं, करें? शादी तो सर पहली बात तो एक दफ़ा भी नहीं करनी चाहिए। मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, और एक दफ़ा अगर हो जाए तो दोबारा कभी भी नहीं करनी चाहिए। आपकी बीवी आपके निकाह में रहे या ना रहे, दूसरी शादी मेरे ख्याल से पहली शादी के बाद दूसरी शादी करना तो कोई इतनी बड़ी, मेरे नज़दीक तो कोई इतनी अक्लमंदी की बात। ज़िंदगी क्या है? और अगर आपकी औलाद हो तो कभी भी उसमें सुतीली मार लानी चाहिए। ज़िंदगी क्या है? आप इस सवाल पे नहीं आ पाएंगे। जिंद अगर आपकी औलाद हो तो कभी भी सुतीली मार नहीं लानी चाहिए। मैं अब कहा जी, ज़िंदगी क्या है? सर ज़िंदगी कुछ भी नहीं। 16-17 साल की उम्र में मैंने इवैल्यूएट कर लिया था कि हमारे पास हर चीज़ की टाइमलाइन मौजूद है। 18 साल की उम्र में बंदे ने एडल्ट हो जाना है, इतने साल की उम्र में आपकी डिग्री हो जानी है, इतने साल होना चाहिए जो आप कमाने काबिल हो जाए, इतने साल होना जब शादी हो जाए। लेकिन एक चीज़ जो हम लोगों को नहीं पता होती थी वो है कि हमने मरना कब है, और ये वाकई किसी को नहीं पता। लेकिन मैंने 16-17 साल की उम्र इवैल्यूएट कर लिया था कि भाई एवरेज एज जो है ना मेरी, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, वो है 60 ईयर्स प्लस माइनस। वैसे तो अगले पल का नहीं पता, आप मर जाए, लेकिन 60 है तो मैंने जो कुछ कर देना है ना, इसमें कर देना है, और करना ऑनेस्टी से, क्योंकि कोई इतनी बड़ी लाइफ तो है नहीं। 60 साल क्या होता है। जो लोग ये नहीं ना सोचते कि एज का एक फुल स्टॉप थ्रेशोल्ड बनाए, बॉर्डर लाइन, क्योंकि एज का पता तो होता है ना कब मरना है आपने, वो फिर समझते हैं कि सारी जिंदगी सारी जिंदगी इस दुनिया में रहना है, और फिर उनके लिए जिंदगी यही दुनिया रह जाती है। मेरे लिए इस दुनिया की कोई हैसियत नहीं है। इतनी हैसियत है कि इज्जत से यहाँ पर अपनी कंट्रीब्यूशन करें, लोगों के काम आ सकते, लोगों के काम आए। एक अपना नाम जितना इज्जत दराना तरीके, 2 नंबर तरीके से नहीं बना सकते, बनाए हलाल तरीके से, ज़रिया रिज़्क आपका हलाल हो। उसके बाद आराम से अल्लाह ताला से मिलने के लिए तैयार हो जाए। बस ये ज़िंदगी, असल ज़िंदगी आई बिलीव के वो मौत के बाद ही है। वैसे मैं ये बड़े कुछ भी नहीं है। देखें, मैं आपको एक बात बताऊँ, हैरान ना हो जाइएगा। एक बच्चा होता है ना, जब वो 9 महीने अपनी माँ के पेट में होता है, उसके लिए वही दुनिया होती है। वो कहता है यही दुनिया है। 9 महीने उसके लिए पता नहीं कितने साल लगते होंगे, उसको उसको लगते होंगे पता नहीं कितने सालों से मेरा ये टाइम गुज़र रहा है। और वो जो उसका माँ का जो पेट है, वो समझता होगा यही यूनिवर्स है मेरी। लेकिन जब वो बाहर आता है तो चलता है पता कि ये तो भाई दुनिया तो कुछ और है। तो ये दुनिया वही है। एक माँ के पेट में आप देखें ना, कुएँ का एक बंदा मेंढक है, उसको जब आपको यहाँ से दुनिया से रिहाई मिलेगी, जब आपका इंतकाल होगा, आई बिलीव, बिकॉज़ आई बिलीव इन गॉड एंड लाइफ आफ्टर डेथ, असल दुनिया तो वो है जो आप आज़ाद होगी, आप जिस्म से आज़ाद हो जाओ। वैसे मैं बड़ा हैरान हो रहा हूँ जी, जी। कि बाप ने 4 शादियाँ की, बेटा एक के भी हक में नहीं है, और अगर वालिद शादी ना करते तो आप भी ना आते। मैं तो इस बात में हैरान हूँ कि आप एक इस्लामिक मुल्क के अंदर 4 शादियों को ऐसे बयान कर रहे हैं कि जैसे कि 4 शादियाँ किसी ने नहीं की, कुछ 4 गुनाह कर दिए। भाई 4 शादियाँ की हैं, बड़ी अच्छी बात है।
नान लत्फा देना किसी का, किसी को इज्जत देना, उसको फिर निकाह में लेना, अनाउंस करना, ये हर एक के बस की बात तो नहीं। जो आपकी बीवी आती है, आप में हिम्मत नहीं पड़ती होगी दूसरी करने की। मैं तो कहता हूँ अल्लाह हर एक को इस्तात दे अदल करने की, फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी की, कि बंदा जो करना चाहे। मेरा नज़रिया तो डिफरेंट है ना, लेकिन जो करना चाहे वो ज़रूर करे। लेकिन आप तो इस्लामिक मुल्क के अंदर शादियों को ऐसे बयान कर रहे हैं जैसे कि किसी ने कोई स्कैंडल क्रिएट कर दिया है। जब तक ये सोच मेरे दोस्त खत्म नहीं होगी ना, आप लोग तरक्की नहीं कर सकते। अभी अल्हम्दुलिल्लाह मुझ पे आप चोटें कर रहे थे, सौतेली माँ तो सौतेली औलाद, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं नहीं, ये कहता हूँ, मेरा जब तक ये सोच मेरा ये बिलीफ है कि बच्चों की प्रॉस्पेरिटी की खातिर अगर पहली बीवी के साथ खुला हो जाए, तलाक हो जाए, दुनिया चली जाए, कभी भी दुश्मनी नहीं। मेरा परसेप्शन है, आप अपने भी को ले गए इस बात को। नहीं, मैं आप भी ले गए। नहीं, मैंने लेके गया। मैं तो बता रहा हूँ कि मेरा नज़रिया ये है। तो इंटरव्यू तो मेरे ख्याल से मेरा और था, आप बिलाओ जी अपने पे लेके जा रहे हैं। जी नहीं, मैं माजरत चाहता हूँ सर, आपका इंटरव्यू हो रहा है। अच्छा, लंदन आप गए हेलो, और सुना है आपने वहाँ वालिद साहब ने पैसे वापस ले लिए और आपने वो एक बर्गर किंग। बर्गर किंग पे आप भट्टी साहब, मैं आपको बात बताऊँ, ज़िंदगी में जब तक इस तरह के बाप नहीं होंगे ना, आप तरक्की नहीं कर सकते। मेरा ये बिलीफ है। शाहिद साहब जैसे। क्यों? क्योंकि जो मारें, जो कमरे में बंद, जो फीस वापस ले लें। इतना आपको मेंटली टफ कर दें। मैं देखता हूँ यहाँ पे लोग इतने बड़े ख्वाब लेके बैठे होते हैं, लेकिन उन्होंने ज़िंदगी की तलखी आँच की अलिफ से नहीं वाकिफ़ वो। मेरे वालिद साहब ने ज़िंदगी में वो एक्सपीरियंस कराया बचपन में। आप चाहे उनको सज़ाओं का नाम दे दें, आप चाहे उनको कुछ और नाम दे दें, कि दुनिया का बड़े से बड़ा प्रॉब्लम जो है ना, मुझे हेच लगता है अपने आगे। अब तक जितने प्रॉब्लम्स मेरे अब तक के कैरियर के अंदर आए हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम हुआ ही नहीं। जो आप बात करें बर्गर किंग वगैरह, ये हमारे लिए कोई मसला ही नहीं है। मतलब एक सज़ा जो मेरी हुआ करती थी वो ये भी होती थी कि सुबह को उठ के 6 बजे ड्राइवर भी मौजूद है, मुलाजिम मौजूद है, गाड़ी साफ़ करो। तो ये सज़ा तो नहीं, मुझे तो उसमें बड़ा मेरे में तो बड़ा कॉन्फिडेंस है। एक एहसास कंपनी से बाहर निकला हूँ मैं, कि जो हम समझते हैं कि हम बहुत एलीट हैं या हम बड़े अमीर हैं, हमारे नीचे ड्राइवर है, तो ये एक गंदा काम है, ये उनके करने का है। मेरे बाप ने कहा वो भी इंसान है तो तुम भी कर सकते हो। तो जिस बच्चे की ऐसी ट्रेनिंग हुई हो जो मेरे बाप ने मेरी दी है, बर्गर किंग में ट्रे उठाना, ये कौन सा बड़ा मसला था। कि मेरे वालिद ने की ख्वाहिश थी कि मैं एमबीए करूं, और उनकी ख्वाहिश बिल्कुल ठीक थी। वो समझते थे कि टीचिंग की जॉब में पाकिस्तान में इज्जत नहीं है ना पैसा। तो मैं क्या करूँगा, उन्होंने मुझे एमबीए करने के लिए भेज दिया बाहर, फीस दे दी, पैसे दे दिए। पैसों का तो कोई मसला नहीं था, मेरे भाई को वो पढ़ा रहे थे, पीएचडी करा रहे थे किंगस्टन यूनिवर्सिटी से। लेकिन मेरा कोई दिमाग नहीं चला इकोनॉमिक्स वगैरह में, और मोहब्बत थी गवर्नमेंट कॉलेज में वापस आके पढ़ा रहे, गवर्नमेंट कॉलेज जुड़े हुए थे मेरे जज्बात। मैंने ले लिया दाखिला इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर। तो शाहिद साहब ने कहा कि तुमने मुझे धोखा दिया है। तो बात तो उनकी सही थी, एक तरह धोखा ही हो गया ना, मैं तो एमबीए करने गया था उधर। तो मैं ये बात आपकी सही है, तो मैं कंपनसेशन के तौर पे ये है कि अपनी फीस खुद रेस कर लूँगा। उनका बिल्कुल ठीक है, उनका ये फैसला भी बिल्कुल ठीक था कि उन्होंने मुझे जब मेरी ओन पे छोड़ा, तो जो तजर्बा मुझे हुआ है वो बहुत से बच्चे जो वहाँ अपने वालदैन की घर से फीस लेके जाते हैं, फीडर लेके जाते हैं, वो नहीं हुआ जो मुझे हुआ। जो वहाँ थपेड़े पड़े कि एक बंदा जो बाय चॉइस मैंने वो चूज़ किया। मेरे मेरे घर का तो फाइनेंशियल माहौल ऐसा था कि हमने कभी उठ के घर में पानी नहीं पिया, इतने मुलाजिम। तो वहाँ जब वेटर भी जॉब की और कॉम्प्लेक्स ही कोई नहीं था। वालिद साहब की ट्रेनिंग की वजह से ये है कि कॉम्प्लेक्स ही कभी नहीं हुआ। कर ली अपनी फीस के लिए, किया क्या बुरा किया, बड़ा फ़ख्र है मुझे इस बात। क्या क्या नौकरियां की वहाँ? सिर्फ 2 ही जगह की थी, एक बर्गर किंग में की थी और एक फैशन स्टोर था, वहाँ पे मैं रीजनल हेड था। तो मैं वहाँ पे 2.5 लाख रुपया कमा रहा था जब मैं उसको छोड़ के पाकिस्तान वापस आया। इमरान खान कहता नहीं मैं सब कुछ छोड़ दिया अपना, हमने भी छोड़ दिया। हाँ, 2.5 लाख छोड़ के 13,000 रुपये की जॉब पे गवर्नमेंट कॉलेज आया हूँ मैं। गवर्नमेंट कॉलेज से इतनी मोहब्बत थी, और गवर्नमेंट कॉलेज में मेरे मेंटोर जो थे खालिद आफ्ताब साहब, उनसे बड़ी मोहब्बत थी। तो इस मोहब्बत वापस आया। अच्छा, लंदन में आप 2 मेंटोर्स हैं, एक जिससे मोहब्बत है, एक खालिद आफ्ताब साहब और एक शामी साहब। मुजीब रहमान शामिल थे। जी, जी, दिल से। अच्छा, अच्छा, लंदन में आप जो रूहों को बुलाकर बात कर आपने तो ये सब मैंने रूमों को नहीं बुलाया, वो तो आप अगर आपकी जेब में 80 पाउंड है, अगर आप कंजूस नहीं है, और अब तो आपकी खैर दूसरी शादी हो गई है, अब अगर आपके पल्ले किसी ने कुछ छोड़ा पैसे, दे ले तब तो 80 पाउंड जो में अगर आप रह गए, जेलस तो नहीं हो रहे। वैसे शर्म, मैंने क्यों जेलस हो रहे, लग रहा है। जेलस नहीं हो रहा, वही तो। अब मैं ये भी नहीं कह सकता अफसोस हो रहा, लेकिन खुशी है, आपकी खुशी में खुश हूँ मैं। कुछ अरसे बाद मैं आपसे पूछूंगा कि ये कैसा एक्सपीरियंस रहा। तो
80 पाउंड अगर आप दे देना वहाँ पे, तो आप 1 घंटे में वहाँ पे रीडिंग किसी से भी साइकिक मीडियम कहते हैं वहाँ पे, आप करवा सकते हैं। तो आप ज़रूर अपनी वाइफ़ की रूह से मिलिएगा, मैं मिलवाऊँगा आपको और उनसे पूछिएगा आपको कैसा फ़ील हो रहा है कि मोहब्बत तो मुझे आपसे बड़ी थी लेकिन नहीं वैसे कोई ऑन सीरियस नोट किसी रूल से मैं और सीरियस में बता रहा हूँ। नहीं कोई रूल से कोई ऐसा हुआ कि सही भी है वो कि नहीं? उन्होंने मुझे जब मैं गया वहाँ पे वो इंग्लिश साइकिक मीडियम थे, उन्होंने मुझे मेरी दादा की रूह से मिलवा दिया। तो बातें तो बिल्कुल सही लग रही थी, अब अल्लाह आलम। क्या कोई बात ऐसी कि जो आपने नहीं, वो मुझे बड़ा एप्रिशिएट कह रहे थे कि मेरा कैरियर बड़ा अच्छा है। मेरे वालिद साहब के मुतालिक उन्होंने मेरे वालिद का एक होके हटा था वाल्व रिप्लेसमेंट, जिसका उस बंदे को तो नहीं पता था वो जो अंग्रेज़ था, हार्ट का हार्ट का। वो मेरे दादा ने बताया कि जी वो उनका अभी हार्ट का वो हुआ है वाल्व का वो, तो वो कह रहा फ़िक्र ना करें वो ठीक रहेंगे। तो ये बड़ी अमेज़िंग बात थी मेरे लिए। और किसी रूल से या किसी से बात आपने की? एक वो मुझे मेरे साइकिल मीडियम ने कहा कि आपकी जो बहन है ना उसकी रूह है। मैंने कहा मेरी बहन? वो कहाँ से आ गई? तो वो फिर मेरे ज़हन में आया कि मेरे पेरेंट्स की ना मुझसे 5 साल पहले ट्विन्स पैदा हुए थे। तो एक मेरी जो बहन पैदा हुई थी वो उसकी 3 दिन बाद डेथ हो गई। तो उसके बकौल में साइकिल मीडियम था, वो मेरी वो बहन थी जो मुझसे बात कर रही थी। तो बड़ा अमेज़िंग आप भी कीजिएगा, आपके पास तो पूरा केस है। और इसमें अरशद शरीफ का भी आपने बात की थी या नहीं, कर रहा था? नहीं कर रहा? नहीं, पक्की बात। ये पक्की बात। अच्छा, सीरियस में हो गई? जी। अच्छा ठीक है। अच्छा फिर उससे कोई आप किसी अपने आइडियल जो या जिसको आप एप्रिशिएट करते हैं या किसी लीडर या किसी की आपने रूह से ब भट्टी साहब होता ऐसे है कि आप किसी को बुला नहीं सकते, नहीं वो बात वो खुद आ जाते हैं। हाँ, वो अच्छा अगर हाँ, आपके अगर जानने वाले में होंगे ना, आप मुशर्रफ साहब भी फैमिली के पास ही जाएँगे। हो सकता है अभी आप ज़िक्र कर रहे हो यहाँ पे आए हुए हो, कुछ पता नहीं। ज़रा एहतियात से गुफ्तगू कीजिए, उनके बारे में ऊपर भी कमांडो ही हैं। अच्छा वापस आते हैं 2-4 और भी सवाल मैंने आपसे आपकी ज़िंदगी के बारे में पूछने हैं, क्योंकि सुपरस्टार का बेटा, वाह! खुद भी सुपरस्टार अच्छा, और हमारी इंडस्ट्री में आपका फेस वैसे अगर आप कहते हैं हॉलीवुड में होना चाहिए था, सच्ची बात है। कहते हैं तो आधा मान लेता हूँ। और अभी मैंने लता जी पे, दिलीप कुमार साहब पे, पूजा भट्ट आपका क्यों क्रश है, तो उस पे हाँ आना है। लेकिन मुझे थोड़ा सियासत का उस्मान डार साहब का इंटरव्यू जैसे पॉलिटिकल ये कमरा वो है जिसमें आपने बताया था कि फैज़ साहब की उम्र गुजरी, आपके दादा सैयद फैज़ साहब मेरे दादा के बेस्ट फ्रेंड थे लिम्बो से। शाहिद साहब का भी यही कमरा है। जी, इमरान खान साहब भी थे। इमरान खान साहब अच्छा, कायदे-इनकलाब इधर आए? जी, जी, आया आप चुन लें ये सोफ़ा, यहीं बैठते थे। मैं ले ना जाऊँ साथ? ले लें आप ले लें, ले लें। अच्छा इस सोफ़े पे बैठे थे? जी, 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 आप चुन लें इसको। नहीं मैं जबकि हाँ, हाँ, हमारे सब कुछ सही है। अच्छा तो इस सोफ़े पे बैठे थे तो खाना कितना देसी मुर्गी और मछली था ये। अब मँगाऊँ आपके लिए? क्योंकि आपने उनका पूरा वो ये नेक कर लेना। आज के बाद मैं जब भी आऊँ यहाँ देसी मुर्गी और मछली। मछली बस। माशाल्लाह, ठीक। और कैसे इमरान खान साहब इधर क्यों खाने के मामले में सादे हैं बड़े। ना तो आए क्यों थे यहाँ? वो उन्होंने मुझसे मिसकमिटमेंट कर दी थी, इंटरव्यू देना था मुझे, वो दे दिया किसी और को, तो मैं उससे नाराज़ हो गया था। वो मनाने के लिए आए थे। क्या मोहब्बत है। ख़वातीन और हज़रात ये है मोहब्बत। मोहब्बत तो थी। हाँ, हाल उनको मतलब कि भाई का मोहब्बत पे कोई बिलीव नहीं है। अच्छा तो नहीं मुझे है इसी कमरे में जहाँ फैज़ अहमद फैज़ साहब, जहाँ शाहिद साहब, जहाँ इमरान खान साहब, जहाँ हमारा सुपरस्टार आप, जहाँ आप जहाँ मैं और इमरान खान वाले सोफ़े पे यही वाला था, यही पक्की बात? ये बिल्कुल यही है। अच्छा तो उस्मान डार का इंटरव्यू भी इसी कमरे में हुआ। वैसे इमरान खान साहब को पता होता कि ना तांबूरा कढ़ाई खा के जाते, लेकिन उस्मान डार का इंटरव्यू कैसे हुआ? फ़ौज का क्या किरदार था? भाई फ़ौज का तो ज़ीरो किरदार था इंटरव्यू के अंदर। बाकी तो उनके मामलात जो थे वो होंगे। हुआ ये कि उस्मान डार साहब जो है ना, उनके भाई जो थे, वो मुझे कोई 85 कॉलें कर चुके थे। 85 कॉलेज आप कहते हैं जब उस्मान डार साहब गायब हुए और मैं उनसे नहीं बात कर पाया था, फिर उन्होंने एक ऑडियो मैसेज भेजा जो आज भी मेरे पास है। उन्होंने मुझे कहा कि जनाब डार उस्मान ने कहा था कि अगर कभी मैं गायब हो जाऊँ, तो बस एक ही बंदा है जिससे आपने बात करनी है, वो मेरा भाई है और वो मेरे लिए कुछ कर सके, वो है कामरान शाहिद। ये उस्मान डार साहब के भाई का ऑडियो मैसेज आज भी मौजूद है मेरे पास। तो मैंने ये बात मुझे बड़ी आप उमर डार की बात करें। जी, मुझे बड़ी फ़ील हुई ये बात। तो मैंने एक जगह पे पता किया जहाँ पे मुझे था कि शायद वहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल जाए डार साहब की। कहाँ पे कर एक एक जगह एक इदारे में पता किया मैंने।
तो वो इदारे के जो थे बड़े कर्ता धर्ता जो थे उन्होंने तो टोटली डिनाई कर दिया। उन्होंने कहा जी हमें तो पता ही कुछ नहीं। तो मैं बड़ा परेशान था, मैं यार उसकी फैमिली परेशान है और वो उसके भाई ने मुझसे होप लगाई हुई है। तो उसी दौरान एक कॉल आई जो कि नॉर्मल नंबर से मोबाइल से कॉल थी और उसमें उन्होंने कहा कि उस्मान डार साहब जो आपसे मिलना चाहते हैं और आपको इंटरव्यू देना चाहते थे। मैं तो बड़ा खुश हुआ इस वक्त आप भी। कोई क्यों कॉल आ गई? बाकी सारे इतने एक बंदा जो अपने भाई उसका भाई मुझे बता रहा है कि उसने ये मैसेज दे के गया था कि अगर मैं गायब हो जाऊँ तो बस एक ही शख्स से रब्ता करना, वो है कामरान शाहिद। तो फिर कॉल, मुझे तो कोई छंबे की बात नहीं कि कॉल मुझे क्यों आई। और आई एम अ जर्नलिस्ट और उसने बात ये क्या की, उसे ये बात नहीं कि मुझे मिलके कोई बगल गिर होना है या कोई रोना धोना है, उसने कहा ये इंटरव्यू देना है। इस तरह की कभी कोई कॉल और भी आई आपको कि हाँ, एकदम मुझे रात के 1:30 बजे कॉल आ गई थी हाफिज अदर सईद साहब ने किसी बंदे की। तो उन्होंने कहा ये हाफिज साहब इंटरव्यू देने लगे। अब हो सकता है वो बंदा हाफिज साहब को हो, यार रिस्क तो आपको रिस्क लेना पड़ता है ना एज जर्नलिस्ट। मैं अब अपनी पूरी टीम को लेके रात के 1:30-2 बजे मैंने उनको इंटरव्यू किया था, उस वक्त जब वो दुनिया के मोस्ट वांटेड थे हाफिज अदर सईद साहब, जब मैं एक्सप्रेस में हुआ करता था। तो ये तो भाई नॉर्मल सी बात है, भट्टी साहब की खबर आ जाए। कॉल आई? हाँ जी, कॉल आई तो मैंने कहा ठीक है, उनको उससे बात करना, कहते वो बिजी हैं लेकिन वो आपको इंटरव्यू देंगे, आप बताएं कब आज का रख लें। तो मैं दो दो वजूहत की वजह से बड़ा एक्साइटेड हुआ। एक तो ये कि यार उस्मान डार का पता चल गया, सही सलामत है, भाई है हमारा। और दूसरा ये कि यार चलो वो इंटरव्यू दे रहा है एक्सक्लूसिव, बड़ा इंटरेस्टिंग इंटरव्यू होगा, क्या बात करता है वो, कहाँ था कहाँ। तो मैंने कहा ठीक है, आप दुनिया न्यूज़ के चैनल उनको बताया कितने बजे आएंगे वो। उन्होंने कहा नहीं वहाँ तो नहीं आएंगे वो। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा मैं उनके घर आ जाऊँ या किस तरह होगा? कहते नहीं उनके घर में भी आपने नहीं आना। मैं कहा फिर? कहते वो आपकी हवेली आएंगे। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा आ जाए। तो जी मैं यहाँ पे उनका वेट किया करने लग गया, वो आए। तो आने के बाद उन्होंने मुझे कुछ तफसीलात ऐसी हैं जो उनके मेरे दरमियान है, जो वो बताएंगे तो मैं ज़रूर बताऊँगा आपको। लेकिन ये इंटरव्यू मैंने टोटली उस्मान डार के लिए किया। ना मुझे किसी इदारे ने कहा, ना मुझे मेरे इदारे ने कहा, ना मुझे कोई इतना ख़ास शौक था उस्मान डार का इंटरव्यू। उस्मान डार का ये तय हो गया था उस्मान डार की बातों से कि उस्मान डार इस वक़्त जिन मुश्किलात में, वो मुश्किल उनकी तभी हल हो सकती है कि जिनके पास वो थे उनसे वो कमिटमेंट करके आए थे कि मैं एक इंटरव्यू दूँगा और उस इंटरव्यू के बाद उनकी रिहाई हो जाएगी। तो मैंने उस्मान डार साहब से इसी कमरे में बैठ के कहा, मैंने कहा डार साहब बात ये है कि मेरी तो क्रेडिबिलिटी में बहुत सवाल उठेगा कि पहली बात तो ये है कि आप गायब हैं, आप पे तासुर ये है कि आप अगवा हुए हैं, आप एब्डक्टेड है, आपका कोर्ट में केस रोज हेयरिंग हो रही है, मुझे तो हाई कोर्ट का जज बुला के पूछेगा दोबारा कहाँ से आ गया इंटरव्यू देने के लिए। तो दूसरा ये है कि लोग मुझे कहेंगे कि जनाब एक बंदा गायब है, आपने उसका इंटरव्यू कर लिया, किस तरह कर लिया आपने? मैं कहा मेरी तो बड़ी क्रेडिट। उन्होंने इतने जज्बाती अंदाज में मुझे टच किया मेरे जज्बात को कि तासुर ये मिला कि अगर मैं उनका ये इंटरव्यू नहीं करूँगा ना, तो पता नहीं उनके साथ क्या से क्या हो जाएगा। जो उन्होंने मुझे बताया, तासुर दिया। उस वक़्त भट्टी साहब, मैंने वो टोटल इंटरव्यू उस्मान डार की वजह से किया कि वो जिस मुश्किल में इस वक़्त है, वो उससे बाहर निकला है। वरना मुझे क्या उसके इंटरव्यू का फ़ायदा होना था? उसने जो इंटरव्यू उन्होंने जो बातें फ़रमाई हैं इमरान खान के मुतालिक, आप मुझे बताएँ, मेरा जो इमरान खान साहब के ऊपर उनके फ़ौज मुखालिफ बयानी में पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या उससे भड़ के उसने कोई बात बता दी है? और मैं उस्मान डार का मोहताज हूँ कि मैं उसका आर्गुमेंट लेके लोगों को दिखाऊँगा, उस्मान डार ये कह रहा है इमरान खान, मुझे ज़रूरत नहीं है उस्मान डार साहब की कि उनका इंटरव्यू लेके मैं इमरान खान के ऊपर अपना तज़िया पेश करूँ। मैं अपना तज़िया, इमरान खान ने जिस दिन से फ़ौज के खिलाफ ऐसी फ़ौज की करनी शुरू की, आप गवाह इसके कि मैं अपना तज़िया ओपनली इमरान खान के बंदों के सामने देता है, वो गलत पॉलिसी है। मुझे क्या ज़रूरत है उस्मान डार को हुज्जत तमाम बना के पेश करूँ दलील देने के लिए? वो तो उसकी मुश्किल आसान करने के लिए मैंने इंटरव्यू किया। टोटली ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे, नॉट इवन ऑन द जर्नलिस्टिक ग्राउंड। वो कौन सा कोई लता मंगेशकर थी कि उसका इंटरव्यू कर लेता तो, या डोनाल्ड ट्रंप। तो लोग कहते हैं कामरान शाहिद ने लता मंगेशकर का इंटरव्यू कर लिया, दिलीप कुमार का कर लिया, या डोनाल्ड ट्रंप का इंटरव्यू कर लिया। वो तो इंटरव्यू नहीं है उसका कि मैं वो करके उसके लिए किया, उसकी खातिर वो इंटरव्यू किया। और इंटरव्यू करने के बाद वो हंसी खुशी अपने घर चले गए। बस इतनी सी बात है। आप उन्हें घर भी छोड़ने गए? हाँ, लोगों को छोड़ गया। क्यों? वो मेरे घर आ गए तो उन्होंने कहा मुझे आप घर ड्रॉप कर दे। मैं हाँ ठीक है। उनके पास गाड़ी नहीं थी? उस वक्त उन्होंने गाड़ी मूव की। तो क्या आप क्या समझते यार हैं? आप यकीन करें, मैं इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, मुझे लगता था कि कोर्ट्स में जहाँ पे हेयरिंग चल रही है इनकी, वो बुला के मुझे पूछेंगे कि जनाब ये एबडक्टेड बंदा कहाँ से आ गया, किसी ने कुछ नहीं पूछा। तो बस ठीक है, चल तो चल। और उससे बड़ी मज़ेदार बात, मैंने आज तक कभी वो इंटरव्यू दोबारा नहीं चलाया होगा कि यूज़ करता है ना बंदा, इमरान खान के खिलाफ यूज़ किया गया है, ये तो जी डार ने भी ये कहा था,
भाई डार्क जार अपनी मजबूरी में फंसा हुआ था, उसके पीछे कौन सी पार्टी खड़ी हुई थी उस वक्त जब वो उठाया गया? वो उसका फौज मुखालिफ बयानिया था ही नहीं। हमारे प्रोग्राम में आकर उसने कभी इमरान खान के उसको एंडोर्स नहीं किया। वो बेचारा तो था ही नहीं इन चक्रों के अंदर। तो मेरा तो ये बात था कि ये उस तरह का बंदा ही नहीं है कि इसको गलत, अगर किसी ऐसे बंदे ने जो समझता है कि ये फौज के खिलाफ उठाएगा तब भी गलत था। वो ऐसा बंदा नहीं है जो फौज के खिलाफ, और वो इमरान खान के खिलाफ भी नहीं हुआ। आप वही मजे की बात बताऊँ, मजबूरी भट्टी साहब बड़ा कुछ करवाए थी, वो मजबूर था बेचारा उसको। अच्छा, मैंने उसकी मजबूरी को एक्सप्लॉइट नहीं किया, मैं उसकी मजबूरी को समझा और मैंने उसकी मजबूरी के अंदर अपनी रजामंदी दे दी। चाहे अब मेरे मुतल्लिक लोग जो बात करते ना करते, मैंने उसको ना जर्नलिज्म देखा, ना मैंने रेटिंग देखी, ना मैंने कुछ और देखा। अच्छा, क्या वजह है कि आपने उस्मान डार को रेस्क्यू किया? उसने आपको कॉल की, उसके भाई का पहला ये आप उस्मान को जरूर पूछेगा दोस्तों, ये पैगाम अपने भाई को क्यों दिया था? भाई ने, अब देखे ना सीक्वेंस ये है कि पहले भाई ने वो पैगाम भेजा, ये आप मुझसे पूछेगा। फिर नहीं, फिर उसके बाद टेलीफोन कॉल्स आई, फिर एक कॉल आई, फिर उस्मान डार खुद आया, फिर वो खुद आपसे इंटरव्यू करना चाहता, और आपने रेस्क्यू किया, उसकी जान छूटी, लेकिन पीटीआई ने आपका बाइकआउट कर दी। वो तो उससे क्या फर्क पड़ता है? नहीं, लेकिन इस कभी सोचा क्यों हुआ ये? हालांकि पर पीटीआई क्या आप उनका बाइकआउट नहीं किया जिन्होंने आला हजरत खबर मानिका का इंटरव्यू किया और इतना बिलो द बेल्ट इंटरव्यू किया। बड़ी साहब बात ये है कि जिंदगी और मौत और इज्जत और जिल्लत अगर इंसान के हाथ में होती ना, पीटीआई, पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी, कामरान शाहिद, इरशाद भट्टी, आसिफ अली जरदारी, मियां नवाज, इमरान खान, तो आज यहाँ कोई इज्जतदार होता ही ना। ठीक है ना सर, ये है अल्लाह के हाथ में। बाई वॉट कर लिया देन वॉट, अल्लाह का बड़ा फजल। मुझे तो मेरे प्रोग्राम को या मेरे चैनल को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, उससे रत्ती बराबर फर्क नहीं पड़ा। अल्लाह का बड़ा फजल है। आपकी नीयत साफ होनी चाहिए। खुदावन ताला जानता है मेरी नीयत, पाकिस्तान की मेजॉरिटी अवाम जानती है मेरी नीयत, कोई फर्क ही नहीं। नहीं, लेकिन बहसीत एंकर सोचते नहीं कि खबर मानिका का जिन्होंने इंटरव्यू किया उन पे पीटीआई जाती है, आपके पास पीटीआई नहीं आती। सर कभी उस्मान डार को, आपने उमर डार को मैसेज नहीं दिया कि आने में कैसे नहीं दिया? आपकी वजह से ये बाइकआउट हुआ, नहीं मैंने कभी दोबारा चांस मिले तो दोबारा उस्मान डार का इंटरव्यू करेंगे? दोबारा इस सिचुएशन के अंदर हाँ, बिल्कुल करूंगा। अगर किसी को फायदा हो रहा है इससे, तो कौन सा जर्नलिज्म है यार जो ह्यूमैनिटी के ग्राउंड से बढ़ के है? वो आप मुझे बताएं, सही है। इसमें ऐसी क्या बात है? और मुझे क्या फायदा होना उस इंटरव्यू का? आप बताए ना, मुझे ऐसा कौन सा उसमें चांद चढ़ गया था जो मैं बातें नहीं करता इमरान साहब के बयानी के ऊपर, क्रिटिकल एनालिसिस जो वो 2018 तक इमरान खान और आपके दरमियान से हवा भी नहीं गुजरी, बड़ा अंधा प्यार मोहब्बत थी, प्यार था, लगाव था, वजह क्या थी? सर जर्नलिज्म में ना आपका बाप भी प्राइम मिनिस्टर बन जाए, तो फिर अगर आपका बाप है, आपने उसको एज अ बाप देखना है, तो आप जर्नलिज्म छोड़ दें। ठीक है, और अगर जर्नलिज्म करना है तो फिर आप ये ना देखें आपका बाप है। तो इमरान खान बहुत पसंद था मुझे, और बहुत से लिहाज से अभी पसंद है मुझे। उनकी सिर्फ एक बात से सख्त मेरा ओपिनियन मुखालिफ है कि फौज के खिलाफ जो बयानिया बनाया वो किसी जाहिल आदमी ने उनको मशवरा दिया था, और मैं तो उनको कहता रहा कि आपका मुकाबला पोलिटिकल फोर्सेस से, फौज से नहीं है। वो जहालत मबनी जिस बंदे ने मशवरा दिया और उस पर इमरान खान साहब ने मनोवन अमल किया, यही पॉइंट ऑफ डिस्कॉर्ड है। अगर आप पूछे तो वैसे तो इमरान खान की बड़ी हस्ती है, मेरे साथ उनका ओपिनियन का डिफरेंस हो गया, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? एक बात। दूसरी बात, आप क्या फरमा रहे थे कि उनके साथ हमें अच्छे लगते थे कि चेंज लेके आएंगे, लेकिन जब उन्होंने बुज़दार को लगा दिया तो आप जानते हैं इट वाज अ इंसल्ट टू पंजाब एंड टू एंटायर पाकिस्तान। 2024 में आपके हल्के में यास्मीन राशिद और नवाज शरीफ साहब थे। ये आप 50 साल मुझसे पहले पूछ चुके हैं, वोट किस और मैंने आपको कभी ये हमेशा बताया कि वोट जो है ना, वो ना मेरा राइट बनता है आपसे पूछने आप किसको दिया, ना आपका बनता है। ये बड़ा पर्सनल फैसला होता है। आपके हल्के से कौन जीता था? इलेक्शन कमीशन ने ये नोटिफिकेशन निकाला हुआ है मियां नवाज शरीफ साहब को, माशाल्लाह। लेकिन वो आई थिंक चैलेंज हुआ हुआ है ये फर्स्ट। हाँ, माशाल्लाह। अच्छा, कि माशाल्लाह मुझे कहना इलेक्शन कमीशन की जान को रोए बैठ के, हम तो वोट डालने वाले हैं भाई, हमने वोट डाल दिया, हमने ना वोट काउंट किया ना रिजल्ट निकाला। हाँ, तो ऐसे कह रहे हैं कि फॉर्म 45, 6, 7 है ना निकाला। आगे जा। अच्छा, धरनों में, इमरान खान के 2014 के धरनों में सारे, पूरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया साथ था, आप भी साथ थे, और उस वक्त ये तासुर था कि आईएसपीआर से हिदायत आती हैं, आपको मिलती थी हिदायत कवरेज की? नो, ISPR से कोई हिदायत नहीं आती थी। ये एक बहुत बड़ी हैपनिंग थी उस ज़माने की। हमें लग रहा था कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इमरान खान के साथ मिली हुई है नवाज शरीफ साहब को उतारने के लिए।
तो ये एक बहुत बड़ी हैपनिंग थी। डरने का मतलब ये था कि हमें नजर आ रहा था कि बस अब 10 मिनट गए, अब 10 मिनट गई। तो न्यूज़, वी ओनली फॉलो न्यूज़। किसी चैनल को हिदायत देने की ज़रूरत ही नहीं किसी को इस मौके पे। जब नज़र आ रहा है कि तारिक कादरी और इमरान खान जो आ रहे हैं जिस मिशन पे, वो ये है कि ये एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को उड़ा, तो इससे बड़ी हैपनिंग क्या होगी? ये सबसे बड़ी हैपनिंग थी जिसकी इंडिया में भी चर्चा था, बीबीसी में भी चर्चा था, हर जगह चर्चा था। इसलिए कवरेज हो रही थी उस धरने की। हम ट्रांसमिशन मैंने की है। मैंने 16-16 घंटे की ट्रांसमिशन की है। अच्छा, सानिया मॉडल टाउन रिपोर्ट आपने ब्रेक की। उस्मान डार का तो टेलीफोन आ गया, उसके भाई का वीडियो पैगाम, ऑडियो पैगाम आ गया। सानिया मॉडल टाउन की रिपोर्ट ने भी आपको कॉल की थी? सर देखें, ये तो बीइंग अ जर्नलिस्ट होकर खैर मैं उस वक़्त हूँ नहीं, लेकिन इवन बीइंग अ रिसर्चर अगर आप किसी खोज में लगेंगे खबर की, तो आपको खबर मिल जाती है। अब आप अपना सोर्स तो नहीं बताते ना कि वो कहाँ से आई है। तो वो खबर मुझे मिल गई थी, बस उसमें इतना क्या मसला है। राना साहब क्यों कह रहे थे कि आपको एजेंसी ने खबर दी? उनको लग रहा था ऐसा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। वो सब जो लड़ाई हुई थी आपकी, आप उस प्रोग्राम को कैसा रेट करते हैं आज? बड़े बैड टेस्ट में, क्योंकि राणा साहब के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, अभी भी है। वो बस आउट ऑफ प्रोपोर्शन चला गया। मुझे भी ऐसे नहीं बिहेव करना चाहिए, तो राणा साहब को तो खैर मुझे प्रवोक नहीं करना चाहिए था। आप बिला वजह का प्रवोक मुझे ना दें, तो मैं तो बहुत डिसेंट आदमी हूँ, इसलिए आपको ही बता रहा हूँ। माशाल्लाह प्रोग्रामों में तो नहीं लगते। अगर आप प्रवोक ना करें नहीं, तो आप एक नॉनसेंस कर रहे हो। आप एक नॉनसेंस या इंडिसेंट शो में बैठते हैं। आप अपने किरदार का जरा जायजा लें कि मेरे प्रोग्राम में बैठ के अगर आप समझते हैं कि आपको ऐसा लगता है, तो फिर आपकी क्या हैसियत होगी वहाँ पे? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आप प्रोवोक तो करते हैं। नहीं, नहीं, मैं प्रवोक नहीं करता, मैं तो सवाल करता हूँ ना, मुझे कोई प्रवोक ना करे, ज़ाती ज़िंदगी में भी। अच्छा, इमरान खान साहब ने बुशरा बीबी से जो शादी हुई, उसका सबसे पहले आपके सामने ज़िक्र किया। जी, उस वक़्त वो आपके अखबार के ऊपर चीमा साहब थे ग़ालिबन, उन्होंने खबर ब्रेक की कि शादी हो चुकी। तो तक मुझे तो लगता है कि उससे पहले आपसे। नहीं, नहीं, मैं बताता हूँ ना आपको, उन्होंने तो खबर बता दी थी कि जो हमारे पास ब्रेक खबर हुई, वो इमरान खान साहब ने क्या कहा। पहली तो मैंने उनसे पूछा जाके, तो उन्होंने कहा शादी तो नहीं हुई, इंटरव्यू में कहा। कि हालाँकि जब इद्दत का वो मामला आया तो शादी उनकी हो चुकी थी, ये भी उन्होंने गलत बयानी की है मेरे साथ। खैर एनी हाउ, उन्होंने कहा जी मैंने प्रपोज़ल भेजा है। तो फॉर द फर्स्ट टाइम उन्होंने बुशरा बीवी के मुतालिक एक्नॉलेज किया कि वो उनसे मैट्रिमोनियल बंधन में बंधने लगे। ये पहले तो इंकशाफ किया था उन्होंने। पूरी दुनिया, पूरी लाइफ इमरान खान के पीछे। एक मरतबा इमरान खान आपके पीछे भागे, नंगे पाँव भागे। किस वजह से? वो इमरान खान सादे आदमी हैं। जब वो किसी की मोहब्बत में गिरफ्तार होते हैं, तो वो नंगे पाँव बाहर आ जाते हैं। अब आप समझ रहे होंगे शायद मेरी बात हो रही है। मेरी मोहब्बत में तो खैर वो कभी गिरफ्तार नहीं हुए, ना मैं उनकी मोहब्बत में गिरफ्तार हुआ। वो गिरफ्तार हुए थे उस वक़्त अपनी दूसरी ज़ौजा की मोहब्बत में, जिनका नाम था रेहान खान। तो इंटरव्यू मेरा उनके साथ ख़त्म हुआ जब बनी गाला। बनी गाला में, तो मैं अपने प्रोड्यूसर जो है मिस्टर अंजय फारूक जी को हम अब 15 सीरीज़ बना चुके हैं। 17। चलें आप कह रहे हैं कि अब 15, वो वाली भी आप डाल लें बीच में जो हमने वैसे ही दे दी थी। और ये अंडर प्रोटेस्ट ये कि अब इंटरव्यू चलेगा तो 25। हो इंशाल्लाह हो चुके होंगे। तो वो मैं और वो बाहर निकल रहे थे, मैं और अंजय फारूक साहब, तो पीछे से इमरान खान साहब की आवाज़ आई, नंगे पाँव दौड़ते हुए आ रहे हैं वो। मैं परेशान कि इमरान खान तो किसी को जो घर में आए पानी ना बुला के पूछे, कभी सामने सीधे मुँह बात ना करे, तो यहाँ वो पीछे से आवाज़ दे रहे हैं। तो पता चला कि रेहान खान साहिबा ने किसी ख्वाहिश का इज़हार कर दिया था कि उन्होंने बातचीत करनी है मुझसे। मेरी उनसे आज तक कोई बात नहीं हुई। ये पहली मुलाकात थी रेहान से। जी, 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 ये इमरान साहब ने करवाई मेरी उनसे। उससे पहले मेरी उनसे टेलीफ़ोन पे ज़रूर बात हुई थी रेहान साहिबा से एक दफ़ा। उनको मैंने उनके प्रोग्राम में एक टेलीफ़ोन बीपर दिया था एक दफ़ा, टेलीफ़ोन पे। तो इस सिलसिले में उन्होंने मुझसे राब्ता किया था जब वो जर्नलिस्ट हुआ करती थी। तो इमरान साहब भागे, मैं तो परेशान हो गया। मैं कहा इमरान खान तो किसी की ज़ात को ना पूछें, तो ये मेरे पीछे दौड़ते हुए आ रहा है, लेकिन वो अगेन जिनकी ज़ात के सहरे मुब्तला थे उस वक़्त, वो उनकी खातिर आए। उन्होंने कहा वो रेहान से नहीं मिले अभी तक। मैं समझा कोई बड़ा गुनाह कर था कि मैं नहीं मिला। मैंने कहा जी नहीं मिला। जल्दी आओ, तुमने मिलना है उससे। मैं कहा जी ठीक है। बिठा के मुझे वो खुद चले गए, और वो जब चले गए तो उसके बाद रेहान खान साहिबा ने अपनी गुफ्तगू से मुझे पूरा बावर कराया कि पता चला कि खान साहब फ़ारिग हैं, पार्टी को भी वो अब चलाएँगी, खान साहब के घर के मामलात भी वो चलाएँगी। ज़मान पार के घर का बेड़ा गर्क किया हुआ खान साहब ने। वो कह रहे हैं कि मैं ठीक कर रही हूँ, उसको मैं अब गिरा के दोबारा बनाऊँगी। वो बता रहे थे कि मैंने पूरी तरह जो तबाही बर्बादी हुई है बनी गाला में इमरान खान की लाइफ में, उसको मैंने ठीक करने का इरादा कर लिया। मैंने उसमें मेरे ज़हन में आ गया अब इमरान खान की चरस की नहीं बननी। इसकी वजह ये है कि इमरान खान को तो इमरान खान ने खुद कहा कि मेरी वालदा ने सीधा कर सकती है अपनी वालदा के मुतल्लिक, तो ये किस तरह करेंगी?
तो एक दफ़ा इंटरव्यू में मैंने उससे बात पूछी, जब ये खबर बहुत चल रही थी, ये रिहान खान टेक ओवर कर रही है पार्टी ना, इमरान खान बड़े इरिटेट हुए हुए थे। और मज़े की बात है, जिसको लगा हम इमरान खान के इंटरव्यू के लिए वेट कर रहे हैं ना कैमरे लगा के, तो रिहान खान साहिबा उनकी कुर्सी पे आके बैठ गई। मतलब उनको उनकी कुर्सी छीनने का, और इमरान खान को पूरा अंदाज़ा था कि उनकी कुर्सी छिन जाने का खदशा था उनको वहाँ से, मिस खान से। वो आया तो इमरान खान ने एकदम देखा, मुझे देखा कि उनकी कुर्सी पे बैठी हूँ, उठो यहाँ से। तो वो तो उठ ही नहीं रही थी ना। उठे और फिर इमरान खान से मैंने कहा, सर मैं तो बड़ा परेशान हुआ हूँ कि आप जैसा बंदा जो है वो तो कभी किसी के नीचे लगता नहीं। पर सेकंड का ये सवाल लाज़मी करना है तुमने मुझसे। आप पूछ रहे थे कभी सवाल, तो ये सवाल उन्होंने लाज़मी करवाया कि ये ज़रूर पूछ रहा है कि मैं कि बीवी के पीछे नीचे तो नहीं लगा हुआ, मैंने पूछ लिया कुछ सवाल तरीके से। उन्होंने कहा, देखो कामरान, मेरी तो माँ ने मुझे जब कुछ समझाना होता था ना, तो वो इस तरीके से समझाती थी कि मैं उसका उल्टा रिएक्शन ना ले लूँ। तो रेहाम खान क्या मेरे आगे, तो ये समझाने की कोशिश कर रहे थे। और आपको अंदाज़ा हो गया था कि और दूसरा ज़िक्र उनसे हुआ था एक दफ़ा, वो रोब क्लासरा साहब जो आपके उस्ताद हैं, उन्होंने कुत्ते का इमरान खान साहब का और रेहाम खान साहिबा का कोई तकाबुली जायज़ा तज़िया पेश किया, तो उस कॉलम के ऊपर मैं उनसे पूछने गया था कि रोज़ क्लासरा साहब के कॉलम से लगा ये था कि इमरान खान जो है कुत्ते से ज़्यादा मोहब्बत करते थे, और इसी वजह से जो है दूरी हुई बीच में उनकी। हाँ, मैंने भी पढ़ा है कि रेहाम भी बैठी थी, इमरान खान उनसे सब यार था। और खुलासा भी बैठे थे। सो इमरान खान ने कुछ उस इंटरव्यू में जवाब इस तरह का दिया कि लगा तो वो कुत्ता ज़्यादा वफादार लगता है उनको। हाँ, नहीं उस तो आपको उससे सवाल ज़रूर पूछना चाहिए था कि मोहब्बत और बीवी शादी वो क्या समझते हैं, जब वो कुत्ते से इतना प्यार हो। हाँ, नहीं उसमें सूरत-ए-हाल ये थी कि रेहाम ने 2-3 मर्तबा कहा इमरान खान को कि इस कुत्ते को तो बाहर निकाल। को हर मर्तबे नज़र उन्होंने उनको निकाल दिया घर से अपनी ज़िंदगी से, कुत्ते मुझे निकाला था। आता तो नहीं। ये उसका नेट मैसेज है। लेकिन ये बुशरा बीबी के हवाले से भी कभी आपने इस शादी के बाद भी कोई इस सवाल तो उसने एज़ अ प्राइम मिनिस्टर इंटरव्यू किया था, तो उसमें मैंने नहीं, वो इमरान खान इज़ वेरी टची अबाउट इट। और उस वक़्त वो ख़ैर ऑनेस्ट बात है कि हमें बिहाइंड द सीन तो सब कुछ कर रही थी बुज़दार वगैरह, लेकिन कोई पॉलिटिकल ओहदा तो उनके पास नहीं था ना। जनरल बाजवा ने आपको गद्दार भी कहा था, आपके सामने कहा था। क्यों कहा था? उस वक़्त इमरान खान साहब और बाजवा साहब यूँ थे एक पेज के ऊपर, और उस वक़्त इमरान खान साहब फ़ौज और आई स्क्वायर को यूज़ कर रहे थे मीडिया को ग्रिल करने के लिए। और वो मेरे यानी कि मुझे आई स्क्वायर के ज़रिए और ऐसी धमकियाँ कि ये गेस्ट को बिठाया और वो गेस्ट को बिठाया है, ये उस ज़माने में रवाज था। तो बाजवा साहब जो थे वो आपके सामने ही आए बड़े गुस्से में, जब उन्होंने मुझे आर्मी हाउस में मिले। उन्होंने मुझे कहा था, तुम रॉ के एजेंट हो, तुम उसके साथ मिले हुए हो, तुम ये, मैं बोलने की कोशिश करा, चुप कर जाओ, तुम्हारा भाषण रोज़ सुनता हूँ मेरी, आप जानते ही सारा वो। तो फिर उसके बाद खैर बाजवा साहब जब बोल चुके तो उनको मैं समझाया था कि बाजवा साहब, ये आपने एक शख्स इमरान खान के साथ फ़ौज के पूरे इदारे को लगाकर पूरे इदारे को क्लाउडेड किया है। ये आपके सामने बात हुई थी। तो ये था। उस वक़्त तो शेर शक्कर हुए हुए थे। उस वक़्त भी हम सही थे आप और मैं। आपको तो पता नहीं, मैं तो सही था कि फ़ौज की पॉलिसी गलत है ये, इमरान खान को इस तरह लवी-डवी वे में सपोर्ट करने की, और वो बाद में साबित हुआ कि गलत थी। हुँ। और आज भी कोई करेगा तो गलत ही होगी। मैं ये लता दिलीप कुमार साहब और पूजा भट्ट पे आने से पहले लिए मुख्तसर सवाल मैं पूछूंगा कि बुशरा बीबी का नाम लें तो पहला तासुर ज़हन में कि ख्याल क्या आता इमरान खान की तबाही की ज़िम्मेदार। है? रेहाम खान, नॉन एंटिटी, नो कमेंट। मरियम नवाज़, अ, फॉर्च्यूनेट एंड हार्ड वर्कर। उर्दू में ज़रा कर दी। खुशकिस्मत है, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की बेटी हैं तो इस मुकाम तक आ गए, लेकिन फिर उन्होंने साबित भी किया कि अपने वालिद की जानशीन है। उस हार्ड वर्किंग से, मैं सीएम पंजाब परफॉर्मेंस की बात नहीं कर रहा, जब उनके वालिद पॉलिटिक्स से आउट थे, जिस तरह उन्होंने उनके लिए कैंपेनिंग की, जब ना कोई शहबाज शरीफ को सुनने को तैयार था, ना किसी ख्वाजा आसिफ साहब को सुनने को तैयार था। शी वॉज द ओनली वन हु फॉट फॉर हर फादर। नवाज शरीफ नवाज शरीफ साहब एक बड़े हम्बल आदमी है, और बड़े झुके हुए इंसान है, बड़े इखलाक से भरे हुए इंसान है। और आप अगर उनके किसी सियासी नज़रिए से मुतासिर ना भी हो, तो और होने की ज़रूरत भी नहीं है, तो आप उनके इखलाक से इतने मुतासिर होंगे कि आप हैरान रह जाएंगे कि इतना आला इखलाक भी इंसान का होता है। मैं वो लंदन वाली 8-8 घंटे की मुलाकातों की बात करूँ नवाज शरीफ जो आपकी हुई कि आगे चल नहीं, आपकी मर्ज़ी है, बीइंग अ जर्नलिस्ट तो आप
से अगर मिलना पड़ता है तो भैया वो नवाज शरीफ से मिलने में क्या है, वो तो भाई 2/3 मेजोरिटी के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। ये मेरी इज्जत है कि उनकी? सर देखें भट्टी साहब, मैं आपको आज इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से एक टिप देता हूँ। कभी भी जिंदगी में जंगों को जाती ना बनाएं। मेरी राणा सनाउल्लाह साहब से कितनी मुंह दर मुंह हो गई थी, उसके बावजूद मैंने उस जंग को जाती नहीं बनाया। कभी आप फैक्ट्स में हमें बात करनी चाहिए। अगर इमरान खान साहब का, जरदारी साहब का, मेरे बाप का, मेरे भाई का, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का, मरीम नवाज साहिबा का कोई नाजायज़ काम हमारे सामने आता है, हमें बिल्कुल उस पर बात करनी चाहिए। लेकिन मैं ये बिलीव करता हूँ कि मेरी इनमें से किसी के साथ कोई ज़ाती लड़ाई नहीं है। ना इमरान खान साहब के साथ, ना नवाज शरीफ साहब के साथ, ना जरदारी साहब के साथ, ना हमने को केस टू केस देखना है। मेरी इनसे क्या, मेरा ज़ाती ओपिनियन तो अभी आपने पूछा, मैंने कुछ हद तक दिया। उसने मेरा ज़ाती ओपिनियन किसी के मतलब बहुत अच्छा हो, बहुत बुरा हो, लेकिन मैं उसके उस गलत काम को जस्टिफाई तो नहीं कर सकता। मुशर्रफ साहब के मतलब मेरा ज़ाती ओपिनियन बहुत अच्छा है, लेकिन मैं उनके कू को जस्टिफाई नहीं कर सकता ना भाई। बड़ी सिंपल सी बात। मेरा सगा भाई हो, वो गलत काम करे, मैं उसको जस्टिफाई करूंगा, लेकिन उससे मेरा रिश्ता तो नहीं चेंज हो सकता। तो नहीं, मैंने ताल्लुक होता नहीं, बहुत आप ठीक कर रहे हैं, ऐसे ही होना चाहिए। मैंने वैसे जो और से बड़ी जर्नलिस्टिक मुलाकातें थी 8-8 घंटे भाई उनसे। आप अगर उनके साथ अल्लाह आपको मौका दे, बीइंग जर्नलिस्ट बैठ रहेगा, तो अगर आप तारीखों से सुनने शुरू कर दें अपने दौर की, तो आप तो 8 घंटे तो बहुत कम है। शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ इंटरेस्टिंग गाय, बट इम्पैक्ट नहीं है। पहले भाई के वेट तले दबे हुए थे, और अब और बहुत से वजरों के तले दबे हुए। बहुत सारे वजन। अच्छा, मरीम नवाज और मौलाना पॉलिटिकल रियलिस्ट। असद जरदारी। मैकियावेली ऑफ पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। अब एक मैं बात बता दूं इसमें, मैकियावेली कोई नेगेटिव टर्म नहीं है। मैकियावेली वो शख्स है जिसने लोगों को बताया कि ह्यूमन नेचर ऐसी है, और एक बादशाह या रूलर को इस ह्यूमन नेचर को, जो कि अक्सर लोग क्रुक होते हैं, अक्सर लोग इस तरह धोखा देने वाले होते हैं, किस तरह को डील करना है। तो जरदारी साहब ये कमाल जानते हैं कि लोगों को डील किस तरह करना है, किसके कंधे में हाथ हटना है, किसी के मोंडे को पकड़ना है, किसके चरणों में जाना है। तो इज अ पॉलिटिकल मैकियावेली इन पॉलिटिकल सेंस। बिलावल। बिलावल पैशनेट और जज्बाती, बट हैज़ अ फ्यूचर एज वेल, पाकिस्तान की पॉलिटिकल उसमें देखते हुए। इमरान खान। इमरान खान बेसिकली एक सादा आदमी है, और उनमें बेतहाशा अच्छी खूबियाँ हैं। अगर सिर्फ वो एक चीज़ अपने जहन से निकाल दें कि ज़िंदगी में एक तो माफ़ करना सीखें, दूसरा ये सीखें कि उनकी ज़ात के अलावा भी इस दुनिया में दूसरी ज़ातें जो है उनका वजूद है, दूसरे को एक्सेप्ट करना सीखें विद दिस पॉलिटिकल डिफरेंस। ये नहीं कि आप उसके हाथ में किसी की बैत कर लें, और इससे बहुत ज़्यादा आगे निकल सकते हैं। परवेज मुशर्रफ। तो ये मुशर्रफ वॉज माई लव, ही वॉज माई स्वीट हार्ट। उनके मतलब एक बार पहले तो बता चुका हूँ आपको उनकी डेट, लेकिन ये ज़ाती सेंटीमेंट फिल्म स्टार शाहिद। और रिस्पेक्ट। बहसीयत फादर ने। तो फिर फिल्म स्टार शाहिद। ओह, उनसे बड़ा आर्टिस्ट होकर पाकिस्तान में आया ही नहीं। जितने वर्स्ट स्टाइल उन्होंने किए, पाकिस्तान का कोई एक्टर उनके मदे मुकाबले नहीं ठहर सकता। उनकी 200 से ऊपर फिल्में आप देखें, जो वर्सटैलिटी और रोल उन्होंने कर दिया है, पाकिस्तान में किसी आर्टिस्ट की वो रेंज ही नहीं है, कोई मैच ही नहीं है। आपको उनकी सबसे मजे की मूवी फिल्म कौन सी? ससुराल बहुत ज़बरदस्त फिल्म थी, और आप ज़रूर देखें, क्योंकि आपकी बीवी शादी हुई है। ससुराल में उन्होंने जिस तरह अपनी बीवी को सेट किया, समझ गया, समझ गया। तो ये हर मर्द को एक दफ़ा ज़रूर देखनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, लता मंगेशकर, क्या आपका जब मैंने उनको देखा तो मैंने जरूर, बस भारत गए थे जी जी, बॉम्बे के अपार्टमेंट में जब मैंने उनको देखा, सबसे पहले बताइए कि पर यही स्टार्ट करता हूँ। जब मैंने उनको देखा भट्टी साहब, तो मैंने इन दोनों हाथों से सलूट किया जर्नलिज्म को, कि इस सहाफ़त की वजह से मुझे लता जी को देखना का मौका मिला। सेम जो दिलीप साहब को देखा था, सादा खातून थी। बहुत बहुत हम्बल,
चुकी हुई खातून, कोई अपने हाथों से उन्होंने खाना खिलाया। मैं शायद पहला मुसलमान हूँगा जिसको अपने घर के मंदिर में वो ले गई, और उनमें इतनी डाउन टू अर्थ, मैं तो, और खैर वो ना भी डाउन टू अर्थ होती हैं, उनका काम ही इतना बड़ा है कि जब वो ये इंटरव्यू देते हुए अपने लबों से बार-बार कामरान साहब कहती थी, मैंने कहा मैडम रुक जाइए। कहती क्या हुआ? मैंने कहा ये है वो लफ्ज़ जिनसे दुनिया के क्या-क्या सुर निकले और वो मेरा नाम ले रहे हैं। मैंने कहा वक़्त ज़रा ठहर जा। फिर मैंने मैडम को एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई। मैंने कहा मैडम मुझे तो आप पे क्रश था। कहती ओह! कहती कैसे? मैंने इंटरव्यू में कह दिया उनको। मैंने कहा जब उस ज़माने में इंटरनेट वगैरह होता नहीं था 80s 90s में, जब हम उनके गाने सुनते थे, तो मैंने उनको देखा हुआ तो नहीं था कि उनकी एज कितनी है, क्योंकि वो तो मेरी वालदा से बड़ी एज की है ना। तो उनकी सिर्फ़ आवाज़ सुनी हुई थी। तो उनकी आवाज़ सुनी हुई थी, लज्जा गले और ये और वो जो गाने उनके, इतना रोमांस उस आवाज़ में, इतनी तासीर उस आवाज़ में कि जब उन्होंने नात पढ़ी तो लगता ही नहीं था कोई हिंदू खातून नात पढ़ी, लगता था कोई बहुत बड़ी मुसलमान मुबल्लिग पढ़ी। इतना इंसाफ़ किया उन्होंने उस नात के साथ मुग़ल आज़म ने। जब प्यार किया और डरना, मतलब उनकी आवाज़ के अंदर जो एक फ़ेमिनिज़्म, निस्वानियत और जो रोमांस था, तो मुझे तो मोहब्बत होगी। मैं जिस लड़की की आवाज़ है, मुझे बस इससे मोहब्बत है। देखा हो तो वो था नहीं। तो मैंने कहा फिर जब मैंने आपकी तस्वीर देखी तो मुझे लगा नहीं ये तो मेरी वालदा से बड़ी उम्र की है। लेकिन जब मैंने उनको कहा तो वो ब्लश हो गई। मैंने कहा मुझे आप पे क्रश था। तो कमाल था तो। अच्छा, वैसे बड़ी अजीब-सी बात है, मैं सोच रहा था आप लता जी की बात कर रहे थे, बड़ा एज़ाज़ है, बड़ी फ़नकारा हैं, आपकी खुशनसीबी है कि आप मिले, वरना बड़ी मोहब्बत से हाँ, वरना कई तो मुझे पर्स तोहफ़े में दिया। जो मेन पर्स थी तुम्हारी जो हाँ, वो किधर है? बरकावे में, अपनी नसीब सेंडर की दी। हाँ, वो मैंने भाई सारे गानों की सीरीज़ दी। अपनी किताब बायोग्राफ़ी जो उन्होंने साइन करके दी। बहुत प्यार किया। 2 दिन उन्होंने मुझे बहुत मोहब्बत से। मतलब मुझे लगा ही नहीं कि मैं पाकिस्तान से आया हूँ, जब मेरा उनका मज़हब डिफरेंट है। कितनी देर रहे उनके साथ? 2 दिन, मतलब होटल में ठहरता था लेकिन वो टाइम देता था। खाना उनको बहुत ज़्यादा, और घर कैसा था, सादा थी? आम सा अपार्टमेंट था, सादा सा अपार्टमेंट था, लेकिन वो करोड़ रुपए का अपार्टमेंट था उस वक़्त। तो बॉम्बे के सबसे पॉश जगह पे है। अच्छा, वैसे मैं बड़ा हैरान हो रहा था कि आप लता जी आपका क्रश थी और पाकिस्तान की लता जी का आपके वालिद क्रश थे, मतलब नूरजहाँ के, खाने बना-बना के वालिद साहब को लायक नहीं, खाने बना के तो लाती थी। वो तो उनका ख़ुलूस था मैडम। एक मर्तबा हवेली के बाहर उनसे मिले भी थे। हाँ नूर जी। और ये भी खुशनसीबी है, नूरजहाँ से भी आप मिले, मैडम नूरजहाँ से, और लता जी से भी। नूरजहाँ साहिबा हो, जो उनकी आवाज़ की रेंज है, मेरा नहीं ख़्याल वो भी किसी को नसीब हुई है। इस पूरा अर्ज़ में। और इस कुर्रा अर्ज़ में एक ही नूरजहाँ है और वो लता है, और लता भी एक ही है। और एक लता है जिनसे कामरान शाहिद मिलते हैं और वो खाना खिला रही हैं, और एक नूरजहाँ है जो शाहिद साहब के पीछे कराची खाना भिजवा रही हैं। मेरा ख़्याल है ना आपका आधा इंटरव्यू बनता ना शाहिद साहब से। हाँ, मैंने करना है और आपकी सिफ़ारिश भी चाहिए, करना है। नहीं, नहीं बात आप तो खुद सिफ़ारिशें कर सकती अच्छा, दिलीप कुमार और सायरा बानो हैं। साहिबा बस से भी मिले। दिलीप साहब का नाम ले लिया ना, वही बात ये है कि हमारे घर में फिर भी माहौल नहीं था वैसे, बड़ी सख्ती थी। लेकिन ये भी एक बात है कि हमारे घर में, जो पाकिस्तान में शायद बड़े कम लोगों का वीसीआर होगा, वो बड़ा वाला वीसीआर जो यूँ खुलता था उसके अंदर, तब हमारे घर में वीसीआर भी आ गया। तो मेरे वालिद जो है, वो किसी अगर 2 आर्टिस्ट को सबसे ज़्यादा लाइक करते हैं, वो है मार्लन ब्रांडो और दिलीप कुमार। तो हमने बचपन में जो फ़िल्म्स देखी अपने वालिद के साथ बैठ के, वो सिर्फ़ इन 2 आर्टिस्टों की देखी। तो दिलीप साहब की तो बचपन में मुझे ऐसी एडिक्शन हो गई थी भट्टी साहब, उनकी 50 से ऊपर फ़िल्में, कि मैं उनकी एक-एक फ़िल्म शायद 5-5 दफ़ा देखी होगी। दाग ले ले, अंदाज़ ले ले, मुग़ल आज़म ले ले, देवदास ले ले, फिराना ले ले, नया दौर ले ले, जवाहर भाटिया ले ले, मतलब नेम है, विधाता ले ले, कर्मा ले ले, नेम एनी। तो मेरे ज़हन पर दिलीप कुमार साहब का एक सहर हमेशा तारी था, है और रहेगा। उनकी शख्सियत का पर्सोना देखते थे उनको, उनकी परफ़ॉर्मेंस, मतलब उन्होंने हिंदुस्तान में इंडस्ट्री को अदाकारी के नए आदाब और नए स्टाइल दिखा दिए। जो एक होता है ना कि किसी के दरमियान 19-20 का फ़र्क होता है एक्टर्स के दरमियान, नहीं, होता है कि यार 20-15 का फ़र्क होना। ये तो मेरे भाई लाखों, और कोई 10-20 पे खड़ा होगा तो दिलीप कुमार साहब लाखों पे है, हाइट में।
परफॉर्मेंस की, एक्सप्रेशन की, कुछ ना भी बोले तो उनकी आंखें अदाकारी करती थी। और इल्फाज, तो अब ये बैकग्राउंड आप सोचे ज़हन में कि मैं बचपने से लेकर जवानी तक, अगर शाहिद साहब के बाद जिन 2 एक्टर्स का मैं मदा हुआ वो मार्लon ब्रांडो, दिलीप कुमार साहब हैं। तो अब शाहिद साहब तो घर में थे, तो घर की मुर्गी दाल वाली बात होती है ना, तो ऐसे में अपने किसी फेवरेट एक्टर से स्पेशली मिला नहीं था आगे। मार्लon ब्रांडो तक एक्सेस ही नहीं थी, वरना उनके साथ भी शायद कैफियत क्या होती मिलते हुए। अब दिलीप साहब, उन्होंने पहली बात तो टाइम देना एक बड़ा इशू था, लेकिन उन्होंने मेरे वालिद साहब भी मुझे टाइम दे दिया। मैं सर जब उनको देखा ना, मैंने देखता तो मेरे को रह गया, लेकिन मेरे मेरे सिर्फ अगर मैं आज भी इमेजिन करूँ ना उनकी आंखों को देखकर, उनकी शख्सियत को देखकर, जब मैं उनसे मिला तो मेरे ज़हन में एक गाना आया सर कि तेरी काली अखियों से जिंद मेरी जागे। वो गाना सुना आपने? वो उनके अंदर इतनी स्पिरिचुअल पावर थी भट्टी साहब, कि मुझे ये लग नहीं रहा था मैं किसी आम इंसान या आम एक्टर से मिल रहा हूँ। मुझे लग रहा था मैं किसी रूहानियत के मंबे से मिल रहा हूँ। और उन्होंने मुझे इतना प्यार किया, आप यकीन करें कि 2.5 घंटे की मुलाकात में, वो 2.5 घंटे तक मेरा ये वाला आप वो ये मेरे साथ बैठे हुए थे, सारा फामा जी उनके साथ बैठी हुई थी। वो 2.5 घंटे में उन्होंने मेरा हाथ ही नहीं छोड़ा। और अब मैं तो छुड़वाना चाहता भी नहीं था, क्योंकि दिलीप साहब में, जिनको बचपन से सोचे ना, क्या मैंने पिछला को कंसीव किया हुआ था, परसीव किया हुआ था, क्या थे मेरे लिए वो। उनसे गुफ्तगू हुई, बड़ी उन्होंने मोहब्बत से, उन्होंने मुझे नमाज़ों का पूछा, पढ़ना चाहिए, ये वो खुद बड़ा पढ़ते थे। उससे ये पूछा भी क्या मेरा पाकिस्तान हिंदुस्तान आने का फैसला ठीक था, ये मुझसे पूछा उन्होंने। अब मैं वैसे बिल्कुल ठीक था, इस मुल्क में तो किसी के साथ है नहीं, आर्टिस्ट तो बिल्कुल नहीं है। तो जो इज़्ज़त आपको हिंदुस्तान की अवाम ने दी है, पाकिस्तान वाले भी देते हैं, लेकिन आप तो वो होनी भी थी। मैंने कहा बिल्कुल ठीक था इसका। आप तसल्ली रखें, मुझे गलती की आपने। फिर मैंने उससे सवाल किया, मैं कहा दिलीप साहब, आपकी ज़िंदगी का सबसे हसीन किरदार और हसीन तरीन फ़िल्म कौन-सी थी? उन्होंने मेरी यूँ ठोड़ पे उठा के कहा, आपसे हसीन कोई नहीं। मैंने कहा बस, ये वक़्त तो कब्र तक साथ जाएगा। या आपको अच्छे काम जाएँगे, जो अल्लाह की राह में किए। ये दिलीप साहब ने कह दिया कि आपसे हसीन कोई किरदार नहीं किया। दिल से कहा होगा उन्होंने, मैं क्यों डाउट करूँ? एग्ज़ैजरेशन की हद तक कहा होगा उन्होंने, लेकिन मैं क्यों डाउट करूँ? वसवसा वैसे ही हराम है इस्लाम में। लेकिन दिलीप साहब ने कह दिया। तो यकीन करें, मैं कई दिन तक उस मतलब शख्सियत का असर होता है ना, एक लता जी का शख्सियत का असर था। एक दिलीप साहब के साथ शख्सियत का असर ऐसा था कि कई दिन तक आई वाज़ लॉस्ट, कि पता नहीं मैं क और एक बढ़िया वो मज़े की बात बताऊँ, वो परफ्यूम नहीं लगाते थे, लेकिन उनके जिस्म में से एक खुशबू आती थी सदर जैसी। कमाल बंदे थे। नो वर्ड्स सफिशिएंट टू एक्सप्लेन हिज़ ऑरा। और आपको एक और मज़े की बात बताऊँ, इतने परफेक्शनिस्ट आर्टिस्ट यार, आप सोचें कि देवदास में उन्होंने परफॉर्मेंस दी, तो उनके बारे में पता चला था कि उन्होंने एक सीन था जिसमें उन्होंने ना को 50 से ऊपर रीटेक्स खुद ही करवाई दिलीप साहब ने, तो सैटिस्फाई नहीं थे वो। मैं कहा दिलीप साहब, उस मुलाकात पूछा, मैंने कहा कि वो देवदास का सीन था, डायरेक्टर ने तो पहली टेक ही ओके कर दी थी, तो आप 50 से ऊपर टेक्स पे चले गए, ऐसा क्या हो गया उसमें? मुझे कहते हैं बरखुरदार, आपने वो सीन देखा है? मैंने कहा हाँ जी। कहते अब देखिए उसके अंदर मैं देवदास बना, शराब के नशे में धुत, पारों के गम में, अ, उस वो जो थी चंद्रमुखी, जो तवाइफ थी, जो विजंती बालाजी ने जो रोल किया, उनके घर के अंदर चौखट पे लेटा हुआ था घर के अंदर, और सुबह का वक्त था और इलाज शराब पी के मैं लेटा हुआ था, और वो विजंती बालाजी थी, डायरेक्टर ने उनको कहा कि आप वॉशरूम से निकलेगी, आपने सिर्फ एक पतली सी चादर ली होगी, और आपका जिस्म गीला होगा, और जब आप गुजर के जाएंगी तो आपके चेहरे आपके जिस्म से कतरे हैं, वो दिलीप साहब के चेहरे पे पड़ेंगे, और दिलीप साहब अपने चेहरे पर इनके जिस्म से छूटे हुए बारिश के कतरों जैसे कतरे पड़ेंगे, तो आपने एक्सप्रेशन ये देना है कि जैसे कोयले या लकड़ी में, बल्कि कोयलों में आग लगी होती है ना, और वो आग जो है उसके ऊपर बारिश आ जाए, बारिश की फुहार बरस जाए, तो उसमें जो धुआं उठता है, वो धुएं का एक्सप्रेशन आपने देना है। समझ रहे हैं आप? ये भट्टी साहब, ये कोई एंकरिंग नहीं हो रही। ये लोग कहते हैं एंकर बड़ी सेलिब्रिटी होते हैं। यार, व्हाट इज दिस? एंकर्स का क्या कंट्रीब्यूशन है आर्ट पे? उन्होंने कौन से पिकासो की तरह पेंटिंग बना दी उन्होंने,
कोई एक्टिंग कर दी, कोई आर्ट के खजाने छोड़ दिए, वो सैनिटी ये है। अब आप देखिए अभी उन्होंने बात क्या की, तो मैंने कहा जी ये जो आप बता रहे हैं जितना भी डिफिकल्ट एक्सप्रेशन था कि कोयला, उसमें कोयले में आग जल रही और बारिश पड़ी तो जो धुआं उठता है, मैंने वो तो आपने पहली टेक में दे दिया, आपने 50 से इसके लिए ऊपर। मुझे कहते हैं कि बेखुदार बात ये है कि स्क्रीन में ना मुकाबला होता है, उसमें नेक टू नेक, आई टू आई, एक्सप्रेशन टू एक्सप्रेशन, फेस टू फेस मुकाबला चल रहा होता है। अब आप सोचिए भला कि वो है वजंती माला, हुस्न की मुजस्सिम, ऊपर से नीम बरना ड्रेस में, ऊपर से गीला कर दिया डायरेक्टर ने उनको। तो अब फ्रेम में अगर परफेक्शन नहीं दूंगा तो लोग किसको देखेंगे, मुझे कि वजंती माला हो? समझे? ये ऊपर से तो बात की गई है, बात समझ आई आपने? कहते मैंने इतनी परफेक्शन दे दी कि लोग वैजंती माला को इन तमाम अट्रैक्टफुल सेंसेशनल मैनरिज्म में भी ना देखें, सिर्फ मुझे देख। हाँ, अपनी जिंदगी का भी फलसफा बड़ी साहब ये है, आप बोल मैं कैमरे के आगे नहीं बख्शता। हाँ, किड़ा बटी ते किड़ा दुल्ला ते किड़ा बटी। केड़ा कामरान ते केड़ा शाहिद। और ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप अपनी जिंदगी में इसको ले आइए ना तो आप कामयाब होंगे। अच्छा ये बताइए कि सायरा बानो जी ने आपको एक ऑटोग्राफ भी दी है, भाई बड़ा आपके लगाम से जी, क्या लिखा था? उन्होंने कहा मोस्ट बेस्ट विशेस टू द मोस्ट टॉकेटिव यंग मैन ऑन अर्थ। क्योंकि मैं दिलीप साहब के साथ जब मैं गुफ्तगू हुआ तो दिलीप साहब भी सायरा बानो जी को भूल गए उस समय, और मैं तो भूल ही गया हुआ था। तो वो और मैं गुफ्तगू कर रहे तो 2.5 घंटे का आई थिंक पहली दफा सायरा बानो जी को फील हुआ कि दिलीप साहब जो है वो को भूल के गुफ्तगू किसी और से कर रहे हैं, तो शायद उन्होंने इसलिए लिखी है। सियासी तो दिन पे रहता एक पूजा भट्ट सर, इसका तो मुझे बिल्कुल लेना चाहिए कि उनका भी एक ऑटोग्राफ। है। हाँ, बड़ी अच्छी इंसान है वो, बहुत अच्छी। देखे अपना जो उनकी फिल्म आई थी ना दिल है कि माता ने, तो उनकी बहुत अच्छी लगी थी उनकी बात सुनी। देखिए मैं तो हाथों मेरा अ, वफा और मासूमियत बट मैंने नहीं पूछा कि आप मैं आपको पूजा भट्ट के बारे में बता रहा हूँ, यही तलाश करता हूँ, चाहे वो कोई कैमरे में है या कैमरे के बाहर, मुझे उनकी मासूमियत बड़ी अच्छी लगी। कैसे तलाश करते हैं? वो नजर फील हो जाता है आपको, मतलब उसके लिए तो आपका दिल, आपका दिमाग हाजिर होना चाहिए। जिस दिन आपकी प्रैक्टिस होगी आप भी जिंदगी में अच्छे फैसले करोगे। आप देखो, आप वैसे फील कर लेते हैं एक हर इंसान है पे, देख के, और अंदाजे अक्सर सच्चे भी होते हैं। उन्हें जरूरी नहीं होता, कई जब आप बेसीक ही होते हैं। हुए डीसी। नहीं अलहमदुलिल्लाह। अच्छा पूजा भट्ट मिले, जी बहुत शानदार, उन्हें इंटरव्यू आप यूट्यूब पे देखे ना, बिरियानी इस पे चला बैठ शो, और कैसा लगा वैसे आपको? बहुत 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 झुकी हुई कापू। सोनाक्षी सिन्हा साहब बहुत झुकी हुई, पूजा भट्ट साहब बहुत झुकी हुई कापू। सोनाक्षी सिन्हा साहब को आपने क्या कहा था कि आप स्वीट से नहीं मेरे को अनिल कहा था, मैं कहा था आप देखने में जो है वो ज्यादा खूबसूरत है इसको बेड से। कोई ऐसे ऋषि कपूर साहब बड़े डाउन टू अर्थ थे, उन्होंने बहुत मेरे पास आ गए 2 सूट लेके, कहते हैं कि बताओ इनमें से किस कौन सा पहन के इंटरव्यू किस वाले वो किस सूट, बड़ा बड़े स्वीट थे वो भी। कौन से ऐसे लोग हैं जिनका आप इंटरव्यू करना चाहते थे, नहीं कर पाए, या ख्वाहिश थी कि करूं उनका इंटरव्यू? ख्वाहिश तो ऐसी कोई खास नहीं थी, लेकिन अगर मेरे जी भुट्टो साहब है हो जाता बड़ी अच्छी बात थी। अ, और इस तरह ही है मार्वल ब्रांडो अभी हमारे ब्रांड साहब है। मुझे इंटरव्यू पे इतनी ख्वाहिश नहीं होती, मुझे अगर कोई मेरी फेवरेट पर्सनैलिटी है उससे मिलना बड़ा अच्छा बनेगा। आपने अपने बालक का इंटरव्यू किया और कमाल इंटरव्यू किया, बड़ा सुपर डुपर चला और बड़ा देखा। ऐसे ही कभी ये था कि मेहनत की थी? नहीं मैंने एक्चुअली शाहिद साहब से पूछा कि जी क्या आपके साथ जिस पैराए में मैंने सवालात करने हैं वो डिस्कस कर लूँ पहले? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं मुझे डिस्कस को जो चाहे सवाल पूछो, आई डोंट केयर। अच्छा, तो उनके साथ तो मैंने नहीं की। हाँ, मैंने उनकी फ़िल्म्स जो मैंने उससे पहले नहीं देखी हुई थी वो काफ़ी रिसर्च की, तो मुझे पता चला कि इनकी तो बहुत बहुत काम है। इसका अभी पता ही नहीं था, उसी इंटरव्यू के लिए रिसर्च करनी पड़ी। जी। कैसा लगा बाप के? नॉर्मल सर मैं तो उनको एज़ अ गेस्ट ही देख रहा था ना। मैं एज़ अ फादर थोड़ी वो इंटरव्यू कर रहा था। आई वाज़ अ प्रोफेशनल जर्नलिस्ट एट दैट टाइम। तो मैंने उससे हर तरह के सवाल किए। दोबारा, हमारा तो कॉन्सेप्ट नहीं है दूसरे जन्म का, लेकिन दोबारा जन्म मिले तो जर्नलिस्ट ही बनेंगे कि फिल्म इंडस्ट्री में जाएंगे? सर मैं बचपन से मेरे ज़हन में ये था कि 2 चीज़ें मैं एक्सेल कर सकता हूँ, वो या तो है बीइंग अ लॉयर और या फिर एक्टिंग। कि मैं समझता हूँ कि मेरे पास अल्लाह ताला ने आवाज़ बड़ी अच्छी दी है, परफॉर्मिंग आर्ट है ये, और मेरे पास एक्सप्रेशन बहुत है।
इतना एक्सप्रेशन है कि कोई सोच ही नहीं सकता। बहुत एक्सप्रेशन दिया अल्लाह का। ये मेरा बिलीफ है अपने बारे में। मैंने थिएटर किया एमेच्योर, कैथेड्रल हाई स्कूल में किया, शेक्सपियर की प्ले, गवर्नमेंट कॉलेज। मैंने एडमिशन इसलिए लिया था कि मैंने ऊपर ड्रामेटिक क्लब करा, इतना मुझे क्रेज था एक्टिंग का। तो यस एटे मुझे बहुत मज़ा आया मुझे और यकीन करें मेरी दिल की ख्वाहिश थी कि आपसे शुरू करूं पहला पॉडकास्ट आपके साथ। और मैं ये ऑन एयर बताना चाहता हूं कि जब भी आपके साथ मैं बैठा कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला, सिवाय एक शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और उस पे मैं आपको पता है मुंह तोड़वाने यार का बात में आपकी बड़ी अच्छी ट्रेनिंग कर रहा हूँ, आप मादा नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ? नहीं, मैं उसी तरफ ही जा रहा हूँ। लेकिन यहाँ इसके हाँ, तो मुझे हमेशा बड़ा मजा आया। और आप को जब भी आपसे बात हुई कोई ना कोई चीज नई निकली। बहुत शुक्रिया, सर आपका बहुत बहुत मजा आया। और मैं हमेशा ऑन एयर भी कहता हूँ और ऑफ एयर भी कहता हूँ कि आई लव यू। आई लव यू टू। थैंक यू। मियाँ साहब वाला नहीं। डू यू लव दिल से कहा था यार। डू यू लव मी। आई लव यू। थैंक यू, बहुत शुक्रिया ख्वातीन हज़रात। कामरान शाहिद।